नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर पाठ्यक्रम के अनुसार लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक पर आप सभी से चर्चा करेंगे। हमने आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बनाया हुआ है, जिसको कि की के रूप में आप याद कर सकते हैं, की पॉइंट्स के हिसाब से देख सकते हैं। लोक साहित्य यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में तो लगा ही है, साथ में अन्य आयोगों को देखेंगे, खासतौर से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी लोक साहित्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने बड़ी मेहनत से पुस्तक को पढ़ा, आप सभी के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमने उन बिंदुओं को तैयार किया जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिले। तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, परिभाषा से संबंधित चीजों को देख सकते हैं, लोक साहित्य के क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको जान सकते हैं, कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनको आप समझ पाएंगे, वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने कैसे किया हुआ है लोक साहित्य को लेकर उसको जानेंगे, अंतर भी जानेंगे कि लोक साहित्य और लोकप्रिय साहित्य दोनों में क्या अंतर है, प्रमुख कथन यानी कि कृष्णदेव उपाध्याय या फिर जो भी लोक साहित्य पर काम करने वाले विद्वान रहे उनके प्रमुख कथनों से भी आप परिचित होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को आत्मीयता के साथ और कुछ जानने की इच्छा के साथ आप पूरा देखेंगे। और मेरा अनुमान है कि यूपीजीडीसी के एग्जाम में, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने तय हैं और ये सभी प्रश्न आपके सिलेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ सकते हैं, भाषा विज्ञान भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोक साहित्य की पढ़ाई होनी चाहिए वो अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन आप सभी अनुराज हिंदी एकेडमी और समर्पित चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो हम चलते हैं सीधे लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक के आधार पर जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जब आप इस पुस्तक की भूमिका को पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है, लोक साहित्य की परंपरा कदाचित उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मनुष्य जाति है। यानी कि जब से मनुष्य का इतिहास निर्मित होता है तब से ही लोक साहित्य का इतिहास भी निर्मित होता है। भले इस पर लोगों का ध्यान बाद में गया हो, लेकिन मनुष्य जाति की परंपरा से ही लोक साहित्य की परंपरा जुड़ी हुई है। यह कथन किसका है? ये कथन है कृष्णदेव उपाध्याय का। आगे वो लिखते हैं कि भाषा का उद्गम ही संगीतात्मक था। अगर आप देखें भारतीय आर्य भाषाओं को, खासतौर से संस्कृत को, तो संस्कृत का अर्थ तभी खुलता है जब उसको आप लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो भाषा का जो उद्गम है वो संगीतात्मक तरीके का ही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ही हम सभी का जन्म होता है तो हम लोग अंग्रेजी हिंदी नहीं बोलते हैं, बल्कि एक संगीतात्मक टाइप का रोने की आवाज हम लोग निकालते हैं। फिर धीरे धीरे अपने परिवेश, अपने समाज और अपने संस्कार से इस भाषा को सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम मूल रूप से देखें तो जो भाषा का उद्गम है वो संगीतात्मक रूप में हुआ है। कैसे हुआ है? लोक गीतों, लोक कथाओं तथा लोकोक्तियों आदि की परंपरा सनातन से मौखिक रही है। आप लोक गीतों की बात कीजिए, लोक कथाओं की बात कीजिए, या फिर व्यवहारिक जीवन में जो लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि ये सनातन से ही जो परंपरा चलती रही है और ये मौखिक परंपरा रही है, वाचिक परंपरा रही है। इसको लिपिबद्ध बाद में किया गया जब प्रेस इत्यादि की स्थापना हुई और फिर मुद्रण का प्रारंभ हुआ, प्रकाशन इत्यादि आए तो शुरू हुआ। लेकिन अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लोकगीत, लोक कथा और लोकोक्ति ये जब से मनुष्य जाति का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, तभी से सब जुड़े हुए हैं। और शुरुआती दौर में ये क्या रहे? मौखिक रहे। हिंदी में इस कार्य का क्रमबद्ध प्रारंभ पंडित राम नरेश त्रिपाठी के ग्राम गीतों के संकलन और प्रकाशन से हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स है
कि अगर हम लोक साहित्य की बात करें या फिर लोक साहित्य के संकलन और प्रकाशन की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आएगा वो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। जैसे ही मैंने राम नरेश त्रिपाठी का नाम लिया, आपके दिमाग में ये किस युग के थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, ये सारी चीजें आ रही हैं। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया, ग्राम गीतों का संकलन किया, यानी कि ऐसे गीत जो कि सुदूर इलाके में, गांव में, लोक में प्रचलित थे, उनको एक जगह इन्होंने कलेक्ट किया, उसका संकलन किया। इनके अलावा अन्य व्यक्तियों का भी नाम है। हिंदी प्रदेश की किसी एक भाषा, ब्रज भाषा के लोक साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर सत्येंद्र ने उपस्थित किया। आमतौर पर आप सत्येंद्र का नाम कम सुनते होंगे, लेकिन जब भी लोक साहित्य की बात होगी और ब्रज भाषा की बात होगी तो डॉक्टर सत्येंद्र का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी लोक साहित्य का एक विस्तृत अध्ययन थीसिस के रूप में प्रकाशित किया था। हिंदी में अपने ढंग का पहला प्रयास है। इसमें लोक साहित्य के समस्त मुख्य रूपों जैसे लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य और लोकोक्तियों का विवेचन है। तो ये कृष्णदेव उपाध्याय कौन है? एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे, बलदेव उपाध्याय। उन्हीं के ये छोटे भाई थे। जाहिर सी बात है कि इनके घर में एक एकेडमिक माहौल था और जहां इनके भाई संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वहीं पर इन्होंने अपने को लोक साहित्य की तरफ मोड़ा और लोक साहित्य में भी भोजपुरी की तरफ अपने को ले जाने का प्रयास किया। तो कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य की भूमिका तो लिखी, लेकिन इन्होंने भोजपुरी लोक साहित्य का एक विस्तृत अध्ययन पर पीएचडी किया। और एक तरीके से ये अपने ढंग का पहला प्रयास था कि जब लोग जो मुख्य धारा के साहित्य रहे हैं उनसे अलग हटकर, जिन पर लोगों का ध्यान कम जाता है, लोक साहित्य पर इन्होंने काम किया। और लोक साहित्य के जितने भी रूप हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल प्री इत्यादि में पूछा जा सकता है कि लोक साहित्य के कौन कौन से रूप हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि लोकगीत है, लोक गाथा है, लोक कथा है, लोक नाट्य और लोकोक्तियां हैं। कम से कम 5 मुख्य रूपों की बात यहां पर की जा रही है। इन सभी का विवेचन कृष्णदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक में किया हुआ है। लोक कथा संसार के समस्त कथा साहित्य का जनक है और लोकगीत सकल काव्य की जननी। बहुत ही बड़ी बात यहां पर कही जा रही है कि जो लोक कथा है यह संसार के समस्त कथा साहित्य का जनक है। यानी जो हम उपन्यास पढ़ते हैं या फिर कहानी पढ़ते हैं, उनकी जड़ में अगर कोई है तो वो लोक कथा है। जैसे हम प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रेमचंद ने पूरे साहित्य को काल्पनिक तौर पर लिखा हुआ है, बल्कि उसका जो जुड़ाव है, उसकी जड़ है, वो कहाँ है? लोक कथा है। तो जहां लोक कथा संसार के समस्त कथा साहित्य का जनक है, वहीं लोकगीत जो है वो काव्य की जननी। ठीक है, तो यहां पर गद्य और पद्य दोनों की बात की जा रही है और दोनों से लोक साहित्य का जुड़ाव है। डॉक्टर मजुमदार के संपादन में ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक एक शोध पत्रिका भी प्रकाशित होती है। ये बात उस जमाने में लिखी जा रही है जब लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय लिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे वाक्य आप देखेंगे जो लगेगा कि प्रेजेंट टेंस में है या फिर वर्तमान काल में। बस आपको तथ्यों के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि डॉक्टर मजुमदार ने ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया था। अवध भारती, ब्रज भारती, मरु भारती, राजस्थान भारती, भोजपुरी आदि पत्र पत्रिकाओं में लोक साहित्य संबंधी बहुत सी पठनीय सामग्री। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर कोई रिसर्च टॉपिक बताइए। तो देखिए, आपके आसपास में ढेर सारे रिसर्च टॉपिक हैं। अगर आप लोक साहित्य पर काम करना चाहते हैं तो इन पत्र पत्रिकाओं को एक बार आपको खंगालना पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और वहां से देखना पड़ेगा कि लोक साहित्य किस तरीके से रचा जा रहा था, किन किन विषयों को उसमें उठाया जा रहा था। तो अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बस इतना ध्यान रखिए कि अवध भारती यानी अवध क्षेत्र से जो पत्रिका निकलती थी, ब्रज भारती यानी ब्रज क्षेत्र से,
मरु भारती यानी कि राजस्थान से जो पत्रिका निकलती थी, आज भोजपुरी जो रही अब वो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से निकलती रही है। ठीक है, तो ये भोजपुरी का है। इन पत्र पत्रिकाओं का आप अवलोकन कर सकते हैं, अभी अपने दिमाग में रखिए। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो साहित्य, संगीत, कला की त्रिवेणी में अवगाहन करके ही मानव का मानस पवित्र होता है और परमानंद को प्राप्त करता है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी रुचि साहित्य में है, बहुतों का मानना है कि मेरी रुचि संगीत में है, मेरी रुचि कला में है। इन तीनों को क्या माना गया? त्रिवेणी माना गया। इन्हीं के आधार पर मनुष्य के मन में जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं उनको लिखता है और उसका मन पवित्र होता है और आनंद की प्राप्ति करता है। ये आनंद की प्राप्ति एक भाव है, तभी ये प्राप्ति होती है जब आप अपने मन के अनुसार कोई काम करते हैं। आमतौर पर जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो जब हम क्लास लेते हैं और क्लास खत्म होता है, आप सभी के कमेंट्स आते हैं और अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो जो परमानंद की प्राप्ति होती है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाँ, पढ़ने में भी अगर आनंद आए तो उसकी भी एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। अक्सर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तभी पढ़ने पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग स्वभावतः पढ़ते हैं। आपके आसपास में भी इस तरीके के बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको कि आज के जमाने में थोड़ा अलग ढंग के पागलों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। कई बार आप देखते हैं ना कि परमानंद की प्राप्ति तभी होती है जब आप में वो पागलपन होता है। जैसे हमारे अंदर पागलपन है कि एक बंद कमरे में बैठ के लाखों विद्यार्थियों से बातचीत करना, वो भी सीमित संसाधनों में। तो साहित्य, संगीत, कला, इन तीनों की त्रिवेणी बताया गया है और यही मानव के मन को पवित्र करते हैं और उसको आनंद की तरफ भी ले जाते हैं। तो ये तो भूमिका में जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने आप सभी को बता दिया। उम्मीद है कि धीरे धीरे आपका रुझान लोक साहित्य के तरफ बढ़ रहा होगा। अब हम बात करते हैं लोक साहित्य का सामान्य परिचय। यहां पर बात की गई है सामान्य परिचय का। परिचय तो परिचय होता है, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो। अब बात यहां पर चलती है कि जो लोक शब्द है इसकी निर्मिति कैसे हुई है। लोक शब्द की प्राचीनता। लोक शब्द संस्कृत के लोककृ दर्शनम धातु से ध्य प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। इस धातु का अर्थ देखना होता है। ध्य मतलब देखना। जिस लट लकार में अन्य पुरुष एक वचन का रूप लोकते है, अतः लोक शब्द का अर्थ हुआ देखने वाला। अभी तक हम सभी दो चीजों को ध्यान में रखते थे, लोक और शास्त्र। शास्त्र यानी कि जो सैद्धांतिक चीजों पर आधारित हो और लोक जो व्यवहारिक चीजों पर आधारित हो। तो यहां पर लोक साहित्य के दृष्टिकोण से लोक का जो मतलब है उसका है कि देखने वाला। इसी से शब्द बना हुआ है लौकिक। लुक शब्द भी अंग्रेजी में कुछ इसी तरीके का है। इस प्रकार वह समस्त जन समुदाय जो इस कार्य को करता है लोक कहलाए, यानी कि जो देखने का काम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सड़कों पर चलते हैं, न जाने आप कितनी चीजों पर ध्यान रखते हुए चलते हैं। वो भी देखना भी क्या है, कला है। हो सकता है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को आप ना देखें, इधर उधर की चीजों को देखते हुए आप चले जाएं। बाद में कोई पूछा कि जिस रास्ते से आ रहे थे वहां पर एक बहुत ऐतिहासिक कोई इमारत थी या फिर कोई चीज था, तो आप बोलेंगे कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। यही चीज होता है, देखना भी क्या एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। तो जब कोई जन समुदाय जो इस कार्य को करता है, देखने का कार्य करता है, उसको हम लोक कह सकते हैं। लोक शब्द अत्यंत प्राचीन है। साधारण जनता के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर किया गया। यानी कि जो वेदों में सबसे पुराना वेद है उसमें लोक शब्द की व्याख्या इत्यादि साधारण जनता के रूप में। लोक का मतलब साधारण जनता। आजकल लोक शब्द धीरे धीरे किसमें बदल गया, लोग में बदल गया। कई बार आपने लोगों से बातचीत करते हुए सुना होगा कि लोग बाग। मैं शुरू में सोचता था कि ये क्या बोला जा रहा है। लोग बाग मतलब साधारण जनता, इसी को हम बोलते हैं आम जनता। तो अलग अलग समय में अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लोक का मतलब क्या है, जन समुदाय की बात की जा रही है।
साधारण जनता की बात की जा रही है। ऋग्वेद में लोक के लिए जन का भी प्रयोग उपलब्ध होता है। यानी ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कम से कम ध्यान रखिए कि उसमें लोक शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान में आप देखेंगे इसका ज्यादा प्रयोग होता है कि 4 जन आए थे, 5 जन आए थे। जिस इलाके में मैं हूं, यहां पर विद्यार्थी भी बोलते हैं कि सर 10 आदमी आए हैं। मैं बोलता हूं कि आप सभी आदमी नहीं है, अभी के समय में आप सभी छात्र हैं या फिर विद्यार्थी हैं, क्योंकि वो उस परिवेश से जुड़े हुए। ठीक है, तो जन का मतलब लोक, इसका प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में लोक तथा सर्वलोक शब्दों का उल्लेख किया है। लोक और सर्वलोक शब्दों का प्रयोग पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया हुआ है। पाणिनि ने वेद से पृथक लोक की सत्ता को स्वीकार किया है, यानी कि वेद से हटकर उन्होंने लोक की सत्ता को भी स्वीकार किया है कि लोक की भी सत्ता होती है, जन की भी सत्ता होती है। और आप तो देखते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में, यानी कि ऐसा तंत्र जो लोगों द्वारा बनाया गया हो, जो साधारण जनता के लिए बनाया गया, उसके लिए बनाया गया। और अंत में जब चुनाव इत्यादि होता है तो कहा जाता है कि मालिक कौन है, तो वो जनता है। चुनाव जीतने के बाद क्या स्थिति होती है, अब उसको सभी लोग अलग अलग ढंग से अनुभूत करते होंगे। तो पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखे हुए हैं, उन्होंने भी वेद से अलग लोक की सत्ता को स्वीकार किया। पाणिनि के साथ साथ वररुचि ने अपने वार्तिकों में भी लोक शब्द का प्रयोग किया है। यानी आप देख रहे हैं कि लोक शब्द कोई नया नहीं, ये पहले से ही प्रयुक्त होता रहा है अलग अलग अर्थों में। पाणिनि को हमने देख लिया, वररुचि को देख लिया, पतंजलि भला कैसे छूट सकते हैं। पतंजलि ने लोक में प्रचलित गौ शब्द के अनेक रूपों का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में किया हुआ है। ठीक है, महाभाष्य में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 14वें अध्याय में अनेक नाट्य धर्मी तथा लोक धर्मी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि लोक शब्द को लेकर प्राचीन काल से ही विमर्श होता रहा है कि इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाए और किन किन लोगों ने किया है, पूरा यहाँ पर बताया गया। भगवत गीता में लोक तथा लोक संग्रह आदि अनेक शब्दों का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया गया है। यानी भगवत गीता में भी लोक का प्रयोग किया गया है, कहीं लोक संग्रह की बात की गई है। श्री कृष्ण ने लोक संग्रह पर बड़ा बल दिया है। गीता में उपदेश देते हुए या फिर गीता में जो भी श्री कृष्ण ने बातें कही हैं, उनमें उन्होंने लोक संग्रह पर ज्यादा बल दिया है। लोक संग्रह का अर्थ साधारण जनता का आचरण, व्यवहार तथा आदर्श है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अचानक लोक मंगल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इन्होंने परंपरा से इसको ग्रहण किया हुआ है। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको एक कक्षा किसी कोचिंग निःशुल्क प्लेटफॉर्म की तरह नहीं लग रही होगी, बल्कि आपको लग रहा होगा कि आप सामने क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग कैंची की तरह तेजी के साथ चल रहा है। कभी आप शुक्ल जी से तुलना कर ले रहे हैं, कभी तमाम ग्रंथों से आप अपने को जोड़कर अपने ज्ञान भंडार को समृद्ध कर रहे हैं। तो लोक संग्रह का मतलब क्या है? साधारण जनता का आचरण, व्यवहार और आदर्श, 3 चीजों की बात इसमें की गई है। लोक शब्द की परिभाषा को लेकर अलग अलग विद्वानों ने भी विचार विमर्श किया है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, और आपने इनके कई निबंधों को पढ़ा होगा, कुटज, अशोक के फूल, देवदार, तमाम निबंधों को पढ़ा होगा। और जिस तरीके से विषय को उठाते हैं और उसको लोक, संस्कृति, परंपरा, इतिहास इत्यादि से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लोक के बारे में अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। लोक के संबंध में अपने विचार को प्रकट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल, अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं,
उनको उत्पन्न करते हैं। तो एक चीज यहां पर बताई गई कि जो लोक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है उसका अर्थ जनपद या ग्राम से नहीं। जब हम लोक कहते हैं तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि लोक यानी कि जो गांव में बसते हैं, वो नहीं है। उनका कहना है कि जो लोक जिसको हम समझ रहे हैं उनका उसमें क्या है, सरलता है, दिखावटीपन नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से ऐसा मनुष्य जाति के आधार के तौर पर। हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि जो नगर में है, शहर में है, वो अपने को कंप्लीट, बहुत ही किसी चीज को लेकर इंटरेस्टेड या फिर अपने को एलीट दिखाते हैं, उनमें दिखावापन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन लोक में जो निवास करते हैं या फिर रहते हैं उनमें दिखावटीपन बहुत कम होता है। और यही तो जीवन की खूबसूरती भी है कि आप जो हैं, जैसे हैं, उसी तरीके का रहिए। दिखाने का प्रयास करेंगे तो वो कुछ देर तक लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन वास्तविकता या यथार्थ आपको यथार्थ भूमि पर लाकर पटक सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यही मानना था कि लोक शब्द को आप सीमित दायरे में न रखें, जनपद और ग्राम में तक नहीं, बल्कि चाहे वो नगर की बात हो चाहे गांव की बात, समूची जनता से और उसके व्यावहारिक ज्ञान से इसका संबंध है, न कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोय उससे होगा। जहां इन्होंने नगर में रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति को बतलाया और वहीं गांव में रहने वाले लोगों की भी प्रवृत्ति को बतलाया। द्विवेदी जी के बाद डॉक्टर कुंज बिहारी दास ने लोकगीतों की परिभाषा बतलाते हुए लिखा कि लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप से आदिम अवस्था में निवास करते हैं। तो यहाँ पर लोकगीत का संबंध आदिम अवस्था से जुड़े हुए लोगों से जोड़ा है कुंज बिहारी दास ने, और इन्होंने खासतौर से लोकगीतों पर काम किया, उसी की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है, जिसकी पुस्तक के आधार पर हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक की परिभाषा निम्नलिखित है: आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथा कथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोक कहते हैं। जैसा कि हम सबके दिमाग में जो चीजें आती हैं उन्हीं की तरफ कि आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाला और तथा कथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोग कहते हैं, जिनका आचार विचार एवं जीवन परंपरा युक्त नियमों से नियंत्रित होता है, उसको कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक से जुड़ा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से थोड़ा सा यहाँ पर मत भिन्नता दिखाई दे रही है। आगे वो लिखते हैं कि जो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान है, उन्हें लोक की संज्ञा प्राप्त है। इन्हीं लोगों के साहित्य को लोक साहित्य कहा जाता है। तो अगर लोक साहित्य की परिभाषा पूछी जाए या फिर इस पे टिप्पणी लिखने के लिए मेंस इत्यादि परीक्षाओं में आ जाए, तो उम्मीद करता हूं कि कृष्णदेव उपाध्याय, द्विवेदी जी और कुंज बिहारी दास इत्यादि के माध्यम से आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बल्कि कृष्णदेव उपाध्याय की बातों को ज्यादा आपको जोर देकर लिखना है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है अब वो इधर उधर की गाइड नहीं पढ़े होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोक साहित्य की भूमिका जरूर पढ़े होंगे और आप देखेंगे कि खोजेंगे वो शब्दावलियां, वो वाक्य आपके उत्तर में है कि नहीं। लोक साहित्य कहा गया कि जो संस्कृत तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए सोचते तो है पुरातन ढंग से, लेकिन रहते हैं वर्तमान, जिसमें कि वो उनका जीवन चल रहा है, लेकिन सोचते हैं प्राचीन के हिसाब से, तो उनको लोक की संज्ञा दी गई और इनका जो साहित्य लिखा गया उसको हम लोक साहित्य कहते हैं। यह साहित्य प्रायः मौखिक होता है। लोक साहित्य शुरुआती दौर में क्या रहा? मौखिक रहा तथा परंपरागत रूप से चला आता है। यह साहित्य जब तक मौखिक रहता है तभी तक इसमें ताजगी तथा जीवन पाया जाता है। तो लोक साहित्य की जो पहली खूबसूरती यहाँ पर कृष्णदेव उपाध्याय बता रहे हैं कि वो मौखिक रहता है। जब तक मौखिक रहता है तब तक उसमें ताजगी रहती है और ऐसा लगता है कि जो वास्तविक जीवन है उसकी अभिव्यक्ति होती है। और जैसे इसके लिखित रूप प्राप्त होते हैं, फिर इस साहित्य में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं जो कई बार वास्तविकताओं से दूर भी दिखाई देती हैं। वैदिक काल से ही इस देश में संस्कृति की दो पृथक पृथक धाराएं प्रवाहित होती थी।
शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति। शिष्ट मतलब जिसको कि हम तथाकथित सभ्य या फिर परिनिष्ठित जिसको कह सकते हैं, वो संस्कृति और एक लोक संस्कृति। तो वैदिक काल से दो तरीके की संस्कृतियां चली आ रही हैं, शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति। और इसी चीज को बदल दिया गया, नगर की संस्कृति और गांव की संस्कृति। सामान्य तौर पर समझा जा सकता है इन शब्दों के माध्यम से। शिष्ट संस्कृति से क्या तात्पर्य है? शिष्ट संस्कृति से हमारा तात्पर्य उस अभिजात वर्ग यानी जो एलीट क्लास है। प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग ढंग के क्लास हैं। अब हम सभी धर्म जाति इन सब में तो बटे हुए थे, अब क्लास में भी बट गए, वर्ग में बट गए हैं। ठीक है, आप कई बार लोगों के अभिजात वर्ग से उसके क्लास को डिफाइन करते हैं कि किसके पास आईफोन है, किसके पास डिजिटल बोर्ड है, किसके पास मुस्कुराहट है, ये सारी चीजें। तो अभिजात वर्ग की एक संस्कृति है जिसको कि हम शिष्ट संस्कृति से जोड़ सकते हैं, जो कि बौद्धिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचा हुआ था, जो अपनी प्रतिभा के कारण समाज का अग्रणी और पथ प्रदर्शक तथा जिसकी संस्कृति का स्रोत वेद या शास्त्र था। यानी जो वेदों का अध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उपनिषदों वेदांगों का अध्ययन किया हो, उसको समाज का अग्रणी और पथ प्रदर्शक माना जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई जेएनयू से पढ़ा हुआ है, कोई डीयू से पढ़ा है, कोई इलाहाबाद से पढ़ा है, कोई बीएचयू से पढ़ा हुआ है। अगर वो गांव में जाता है तो ऐसा लगता है कि उसका एक क्लास बटा हुआ है, उसको लोग ये मानते हैं कि कम से कम ये ठीक ठाक जगह से पढ़ा हुआ है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ठाक जगह से पढ़े हुए लोग भी ठीक ही होंगे, इसकी गारंटी नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक विभाजन जरूर किया गया है कि शिष्ट संस्कृति का मतलब क्या है। उस अभिजात वर्ग से, उस एलीट क्लास से, संस्कृति से है, जो खासतौर से बौद्धिक रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो समाज में उच्चतम होगी, वो चीजों को ठीक से जानता होगा। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जितना उच्च बौद्धिक विकास होता है उतना ही व्यक्ति में कई गलत फहमियां भी रहती हैं। आमतौर पर मैं मेट्रो सिटीज के बारे में भी आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि अनुभव रहा है 10-12 सालों का और अभी तो आना जाना लगा रहता है। हमने कई बार देखा है कि शिष्ट संस्कृति कई बार उसमें कई कमियां नजर आती हैं। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लोक संस्कृति से हमारा अभिप्राय क्या है? जन साधारण की उस संस्कृति से है जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती थी, जिसकी उच्च भूमि जनता थी और बौद्धिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि लोक में भी काफी अच्छे खासे लोग आपको बौद्धिक विकास में ऊंचे किस्म के लोग पाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पर। लेकिन सामान्य इन दोनों अर्थों को आपको समझना है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति में क्या अंतर है, उसके बारे में बताइए। जो हमने उदाहरण इत्यादि दिया उसको आपको साइड में करना होगा। आपको एक पारिभाषिक रूप में जो यहाँ पर बातें बताई गई कि शिष्ट संस्कृति जिसका संबंध अभिजात वर्ग से है, जिसमें बुद्धिमत्ता को केंद्र में रखा गया हो, जिसको समाज का अग्रणी और पथ प्रदर्शक माना जाता हो, और ये माना जाता कि जो वेदों पुराणों शास्त्रों का अध्ययन किया हो, यानी कि वो कुल मिलाकर ज्ञाता। लोक संस्कृति से क्या मतलब कि वो जन साधारण व्यक्ति, वो जो कुछ जान रहा है वो अपने लोक से प्रेरणा को पाया हुआ है, अपने आसपास की चीजों से सीखा है। उसने सीखा कि कैसे कोई छोटा सा पौधा, पीपल का पौधा एक पत्थर पर या कुएं पे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम किन चीजों से सीखते हैं? अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। जो लोक से जुड़ा रहता है वो लोक प्रकृति से अपने को प्रेरित करता है कि जब ये पौधा पत्थर में उगकर पत्थर को छेद कर ऊपर जा सकता है तो हम क्यों नहीं संघर्ष कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि शिष्ट संस्कृति के लोग अपेक्षाकृत बहुत कमजोर होते हैं, बहुत मतलब पलायनवादी टाइप के होते हैं। लेकिन लोक संस्कृति का व्यक्ति एक बार अड़ गया तो चीजों को हासिल करके ही प्राप्त मतलब दम लेता है। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इस लोक संस्कृति से, खासतौर से हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वैसे ही लोक संस्कृति से जुड़ा ही माना जाता है। अंग्रेजी को आजकल माना जाता है कि वो शिष्ट संस्कृति का है। दो चार अंग्रेजी के शब्दों को जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। और अगर आप हिंदी, क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं तो बस इतना ही लोग आपका प्रोत्साहन करते हैं
कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आपका मूल्यांकन कर लेते हैं कि आप बहुत विकास नहीं कर सकते, बहुत करेंगे तो टीचर इत्यादि बन सकते हैं या फिर अपना जीवन यापन किसी तरीके से कर सकते हैं। चीजों को समझिए। यहाँ पर बहुत गंभीरता के साथ मैंने कई उदाहरण देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति दोनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कहा जाता है कि लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। जो शिष्ट संस्कृति है उसकी सहायक कौन है? लोक संस्कृति है। भगवान श्री कृष्ण ने वेद से पृथक लोक की सत्ता को स्वीकार किया है। अब वे कहते हैं मैं लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वैसे तो पुरुषोत्तम हम राम को जानते हैं, लेकिन राम के रूप श्री कृष्ण है, तो उन्होंने वेद से यानी जो शास्त्र है उससे अलग लोक की सत्ता को स्वीकार किया हुआ है। जैसे आप पढ़ेंगे दूसरी परंपरा की खोज, जैसे ही मैंने इस पुस्तक का नाम लिया तो आपके दिमाग में आ गया हो कि इसके आलोचक कौन है, इसके लेखक कौन है। उसमें भी शास्त्र और लोक की बात की गई है और देख रहे हैं कि हमेशा वेद से लोक की सत्ता को अलग माना जा रहा है और कृष्ण ने कहा कि मैं लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इस लोक को लेकर अलग अलग जो विद्वान हैं, जो आधुनिक समय के विद्वान हैं, उनकी क्या नजरिया, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है, उनको हम देख लेते हैं। फोकलोर शब्द की उत्पत्ति को लेकर डिबेट किया गया है कि आखिरकार ये, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फोक सॉन्ग, ठीक है, कई बार हम अपने व्यवहारिक जीवन में फोक सॉन्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द कैसे आया? फोकलोर शब्द की उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले जॉन आब्रे नाम का नाम लिया जाता है, जिन्होंने 1687 ईस्वी में रिमेन्स ऑफ जेंटिलिज्म एंड जुडाइज्म नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें इसकी चर्चा उन्होंने की थी। जे बैंड ने अपनी पुस्तक ऑब्जर्वेशन ऑन पॉपुलर एंटीक्विटीज सन 1877 में प्रकाशित की। पुरातत्ववेत्ता विलियम जॉन टॉमस ने फोकलोर इस नए शब्द का निर्माण किया। तो फोकलोर शब्द का प्रयोग आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान रहे हैं विलियम जॉन टॉमस, उन्होंने किया। इसके बाद डॉक्टर फ्रेजर ने अपने ग्रंथ गोल्डन बाउ को 12 भागों में लिखकर इस विषय को और मजबूती से प्रतिष्ठित किया। ईबी टायलर ने प्रिमिटिव कल्चर यानी आदिम संस्कृति जो रही है नामक पुस्तक का निर्माण 2 बृहद भागों में किया, जिसमें इन्होंने आदिम सभ्यता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला। जर्मन विद्वानों ने भी इस पर काम किया, जिसमें मिस्र ग्रीम बंधुओं, जैसे आप मिस्र बंधुओं को पढ़ते हैं वैसे ही ग्रीम बंधुओं का भी बड़ा रोल रहा है। इसीलिए आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो ग्रीम नियम का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसका नाम लिया जाता है कई बार। तो ग्रीम बंधुओं में कौन थे? विलियम ग्रीम और जेकब ग्रीम। इन्होंने भी फोकलोर शब्द पर काफी विचार विमर्श किया और इनकी पुस्तक का नाम रहा ग्रिम्स फेयरी टेल्स। इंग्लैंड की फोकलर सोसाइटी ने इस विषय के अध्ययन तथा अनुसंधान में बड़ा योगदान दिया। फोकलर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, फोक तथा लोर। तो इसी को जोड़कर क्या बन गया? फोकलोर। फोक शब्द की उत्पत्ति एंग्लो सैक्सन शब्द फोक से मानी जाती है, ठीक है। जर्मन भाषा में इसे ओक कहते हैं। डॉक्टर बार्कर ने फोक शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि फोक से सभ्यता से दूर रहने वाली किसी पूरी जाति का बोध होता है, परंतु इसका विस्तृत अर्थ लिया जाए तो किसी सुसंस्कृत राष्ट्र के सभी लोग इस नाम से पुकारे जा सकते हैं। लेकिन फोकलोर के संबंध में फोक का अर्थ है असंस्कृत लोक, यानी फोक का संबंध यही है, वही अशिक्षित असंस्कृत, जिसको कि हम हिंदी के विद्वानों के माध्यम से समझाए थे कि जो लोग असभ्य हों, जो अपने लोक से प्रेरित करते हो अपने को, अपेक्षाकृत बौद्धिक विकास उनका कम हो। यहां पर भी कुछ उसी तरीके की बात की जा रही है। दूसरा शब्द लोअर एंग्लो सैक्सन लर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखा गया यानी कि ज्ञान। यानी आप देखेंगे जो लोक संस्कृति है उसमें हमेशा सीखने की कोशिश की जाती रही। इस प्रकार फोकलर का अर्थ हुआ असंस्कृत लोगों का ज्ञान। फोकलोर शब्द के हिंदी पर्याय के लिए पहले फोक शब्द के लिए हमारे सामने 3 शब्द आते हैं, ग्राम, जन और लोक। प्रिय विद्यार्थियों,
जितने भी विद्यार्थी अभी तक जुड़े होंगे धैर्य रखकर। कई बार हमने देखा है कि विद्यार्थी बोलते हैं कि परीक्षाओं में उनके ऊपर बड़ा ही प्रेशर था। हमने कई बार आप सभी को ये सचेत किया कि एग्जाम में केवल आपके रटंत विद्या का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपके प्रेशर करने की जो क्षमता है, जिसको हैंडल करना आपको आना चाहिए, अपने नर्वस सिस्टम पर आपको कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर प्रेशर का बहाना लेकर चलेंगे तो हमेशा आप 2 से 3 क्वेश्चन से पीछे रह जाएंगे। तो देखिए, पूरा हमने आपको बतलाया, लेकिन जब हम हिंदी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो फोकलोर शब्द के लिए 3 शब्द आ जा रहे हैं, ग्राम, जन और लोक। तो जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर लेक्चर को सुन रहे होंगे, अब उनकी कलम उनकी कॉपी पर चलेगी और उसको नोट करेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोक शब्द के लिए किन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, एक और कोई आ जाएगा। तो उसमें सवाल पूछा जाएगा, नहीं जोड़ दिया जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, तो चीजों को ध्यान में रखना है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जिनका कि जिक्र हमने भूमिका के संदर्भ में ही किया था, फोक शब्द के लिए ग्राम शब्द पर अत्यधिक आग्रह है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने फोक शब्द के लिए ग्राम शब्द पर ही जोर दिया है, इसलिए उन्होंने ग्राम गीतों शब्द का प्रयोग किया। इसी आधार पर उन्होंने फोक सांग का हिंदी पर्याय ग्राम गीत स्वीकार किया। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की, सब कुछ आपका तैयार है, लेकिन एग्जाम में आ गया कि राम नरेश त्रिपाठी ने फोक शब्द के लिए किस शब्द को उपयुक्त माना है और ऑप्शन में यही तीनों शब्द दे दिए जाएं, तो आप जो विद्यार्थी अभी तक सुन रहे हैं वो इसका सही जवाब देंगे, जो नहीं सुन रहे हैं वो कुछ भी लगाकर चले जाएंगे। हालांकि अगर आप अपने IQ लेवल का प्रयोग करेंगे तो अगर ग्राम गीत आप समझते हैं तो आप ग्राम भी लगाकर आ सकते हैं। ये सभी अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। अनुभवजन्य ज्ञान भी कई बार परीक्षाओं में काम करते हैं। अतः उनके गीतों यानी राम नरेश त्रिपाठी के गीतों को लोकगीत न कहकर जो लोग ग्राम गीत कहने का आग्रह करते हैं, उनका यह आग्रह दुराग्रह मात्र है। यानी कि अगर राम नरेश त्रिपाठी ने फोक सांग को ग्राम गीत कहा तो कुछ लोगों का यह मानना होगा कि उनके ग्राम गीत लोक गीत नहीं है, तो ये गलत बात है। ये गलत बात है, क्योंकि उन्होंने लोक को ही क्या माना, ग्राम माना हुआ, तो वो दोनों बात एक ही। वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने कई निबंध लिखे हैं, अच्छे निबंध लिखे हैं जिसमें लोक से संबंधित। तो इन्होंने भी विचार किया, फोकलोर शब्द का हिंदी पर्यायवाची शब्द लोक वार्ता बतलाया है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने फोकलोर शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो है लोक वार्ता। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कोशकार वामन शिवराम आप्टे ने अपने कोश में लोकवार्ता का आग्रह लोकप्रिय सूचना यानी पॉपुलर रिपोर्ट या सार्वजनिक अफवाह पब्लिक र्यूमर दिया है। तो जहां पर आप देख रहे हैं फोकलोर का प्रयोग वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकवार्ता के लिए किया, वहीं आप्टे जी ने भी लोकवार्ता का अर्थ निकाला लोकप्रिय सूचना यानी पॉपुलर रिपोर्ट, और कई बार इन्होंने सार्वजनिक अफवाह यानी कि पब्लिक र्यूमर शब्द का प्रयोग भी किया है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी या चाटुर्जिया ने फोकलोर के लिए लोकयान शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने कि भारतीय आर्य भाषाओं पर काफी काम किया है, आलोक पर भी काम किया, उन्होंने फोकलोर शब्द के लिए लोकयान शब्द का प्रयोग किया। ये सवाल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर के लिए लोक संस्कृति शब्द का प्रयोग नितांत उपयुक्त एवं समीचीन है। सवाल पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव उपाध्याय ने फोकलोर शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। आप सभी को लग रहा होगा कि जिस तरीके से हम रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग आलोचकों के मतों को पढ़ते हैं और जो भी पॉपुलर या फिर प्रसिद्ध आलोचक हैं उनसे रिलेटेड सवाल आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना, माता प्रसाद गुप्त ने क्या माना। उसी तरीके से आप देख रहे हैं फोकलोर शब्द को लेकर तमाम विद्वानों ने विचार किया और अलग अलग उसका अर्थ निकाला हुआ। प्रयाग में, यानी जो आज प्रयागराज है, भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना की गई।
सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो प्रयाग का नाम रहेगा, काशी का नाम रहेगा, लखनऊ का नाम रहेगा, ठीक है, और दिल्ली हो सकता है। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो लेक्चर को सीरियसली नहीं देखेंगे, इधर उधर का उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, बाद में वही प्राथमिक सोर्स खोजना शुरू कर देंगे। आपको हमने स्पेस दिया था कि आप भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान अपने दिमाग में रख लें कि इसकी स्थापना प्रयाग में हुई थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी फोकलोर के अर्थ में लोक संस्कृति शब्द को ग्रहण करने का सुझाव उपस्थित किया है। कृष्णदेव उपाध्याय की तरह ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा कि लोक संस्कृति शब्द फोकलोर के लिए ज्यादा उपयुक्त होगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि डॉक्टर उपाध्याय की लोक संस्कृति को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी समर्थन है। चूंकि कृष्णदेव उपाध्याय ही इस पुस्तक को लिख रहे हैं, तो जो उनके विचार हैं उसको भी वो एक तरीके से समर्थन दे रहे हैं, उसको मजबूत बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को जोड़ते हुए। तो आपको ध्यान में रखना है कि फोकलोर द्विवेदी जी के अनुसार और उपाध्याय जी के अनुसार लोक संस्कृति अर्थ को देता है। लोक संस्कृति शब्द का व्यवहार फोकलोर के लिए किया गया है और लोक साहित्य फोक लिटरेचर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले लोक संस्कृति को लेकर विचार हुआ, फिर लोक साहित्य को लेकर विचार हुआ। उसी के आधार पर जिस तरीके से लोक संस्कृति को फोकलोर कहा गया, उसी तरीके से लोक साहित्य को फोक लिटरेचर कहा गया। प्रसिद्ध कवित्री विजक्का का, जो कि 12वीं शताब्दी की है, ने धान कूटने वाली स्त्रियों के गीत का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही रोचक है। आप अंडाल इत्यादि का नाम सुने होंगे, लेकिन जब लोक साहित्य की बात हो रही है तो विजक्का नाम की कवित्री का जिक्र हो रहा है और उन्होंने लोक से जुड़े हुए एक फसल से, यानी कि धान के कूटने वाली स्त्रियों का जो गीत वर्णन किया है वो बहुत ही रोचक है। रोचक गीत हमने यहाँ पर लिया नहीं है, लेकिन उसके भाव को हमने जरूर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आज समय अलग है, आज के विद्यार्थियों को धान कूटने वाली स्त्रियां खोजना पड़ेगा, क्योंकि लोक में भी धीरे धीरे क्या है, गांव में शहर का प्रवेश हो चुका है। हर जगहों पर मशीन का आगमन हो चुका है, जो कि मनुष्य के जीवन को आसान भी कर रहा है। लेकिन 12वीं शताब्दी की बातें की जा रही है, हम लोग किस शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी में, जस्ट इसका उल्टा आप देख रहे हैं। तो इसमें स्त्रियां धान कूट रही हैं और साथ ही साथ गाना भी गा रही हैं। आप याद कीजिए कि पहले जमाने में जब हम बचपन में हुआ करते थे, और मैं बार बार जब बोलता हूं तो यही बताना चाहता हूं कि मैं भी बहुत पुराना नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजों को हमने थोड़ा, क्योंकि लोक से ही हमारा ज्यादा संबंध रहा है, हम लोग सतह से उठते हुए व्यक्ति रहे हैं, मनुष्य रहे हैं, तो पुरानी चीजें अभी कुछ कुछ ध्यान में आती हैं कि जब हमारी दादी या फिर मम्मी इत्यादि नहीं, बल्कि दादी का जो जमाना था, उसमें लोग गेहूं पीसते थे या फिर धान कूटते थे, तो कुछ कुछ गाना इत्यादि गाते थे ताकि उनका कंसंट्रेशन बना रहे, थकान उनको महसूस न हो, मतलब आनंद के साथ काम करते थे। आजकल किसी को बोल दिया जाए तो 4 घंटा व्यक्ति रोना शुरू कर देगा, लेकिन उस जमाने में स्त्रियां धान कूट रही हैं और गाना गा रही हैं। मूसल उठाने और गिराने के कारण उनकी चूड़ियां झनझन कर रही हैं, उनकी उरस्थली यानी जो छाती है वो हिल रही है। तो ये क्लोज रीडिंग है विजक्का की कि कैसे मूसल को उठाया जा रहा है, फिर नीचे किया जा रहा है, और क्या मतलब एक तरफ स्त्रियां गा रही हैं, जो चूड़ियां पहनी है उनमें भी खन खन संगीतात्मकता आ रही है, और चीजें कैसे हो रही हैं। तो ये मतलब बड़ा सूक्ष्म यहाँ पर विजक्का ने देखने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो श्रीहर्ष है, चक्की में सत्तू पीसने का उल्लेख किया है, जिसकी सौंधी सौंधी गंध पथिकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। अभी जैसे हम सभी चक्की, आटा चक्की जहां पर है उसके आसपास जाते हैं तो एक सौंधी सौंधी गंध आती है। आप लोगों ने भी इसका आभास किया होगा, इसको अनुभूत किया होगा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी लोक से जुड़े हुए हैं। अगर कोई बोले कि नहीं मैंने नहीं सुना है, तो शायद उसकी जो जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण शक्ति है, ग्राह्य शक्ति है, वो थोड़ी कम होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने समय में विभिन्न संस्कारों के अवसर पर लोकगीत गाने की प्रथा प्रचलित थी और उसका जिक्र उन्होंने किया है। राम के जन्म के समय स्त्रियों द्वारा गीत गाने का उल्लेख गोस्वामी जी ने किया हुआ है। गावहि मंजुल मंगल बानी सुनि कलरव कल कंठ लजानी।
तो आमतौर पर आप देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति रही है, सभ्यता रही है कि जब लड़कों का जन्म होता है खास तौर से, तो सोहर इत्यादि गाई जाती है। ये परंपरा बहुत पुरानी। तुलसीदास ने भी बताया कि राम का जब जन्म हुआ तो आसपास के लोगों ने सोहर गीत गाया, जो कि सोहर क्या है, एक लोक गीत है। लड़कियों के जन्म लेने पर लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते थे। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं। अब लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही माना जाता है और इसमें भी लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और मिठाइयां भी बांटते हैं, और ये समाज के लिए हमारे काफी अच्छा भी है। तो तुलसीदास जी ने सोहर छंद में राम लला नहछू की रचना कर लोक गीतों की महत्ता भी प्रतिपादित की है। तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में गए और पूछ लिया जाए कि राम लला नहछू किस छंद में है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सोहर छंद में है। गुढ़ाढ्य की बृहद कथा में अनेक प्राचीन कथाओं का संग्रह किया गया है। सोमदेव का कथा सरित सागर वास्तव में लोक कथाओं का अगाध समुद्र है। ये सभी जो रचनाएं हैं कई बार आपको सुमेलित इत्यादि प्रश्नों में पूछी जा सकती है। विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र कथा साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। मध्यकाल में इस ग्रंथ का अनुवाद यूरोप की प्राय प्रत्येक भाषा में किया गया था। नारायण पंडित का हितोपदेश सुंदर तथा उपदेशप्रद कथाओं का संकलन है। यही बात शुक सप्तंति तथा पुरुष परीक्षा के संबंध में भी कही जा सकती है। पुरुष परीक्षा आप सभी के लिए होमवर्क है कि किसकी रचना आपने जरूर कभी न कभी पढ़ी होगी। तो ये तो हमारे जो पुराने ग्रंथ थे उनकी बात हो गई। सन 1784 में सर विलियम जोन्स के प्रयासों से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में नामक शोध संस्थान की स्थापना कलकत्ते में हो चुकी थी। आप देखेंगे कि सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल शोध संस्थान की स्थापना कलकत्ता में हुई और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो कलकत्ता कई संस्थानों के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रूप में आप जरूर ध्यान रखिए। भारतीय लोक साहित्य के प्रारंभिक अनुसंधानकर्ताओं में दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक तो अंग्रेज सिविलियन जो सामान्य नागरिक हैं, और दूसरे जो ईसाई मिशनरीज हैं। ईसाई मिशनरियों का खड़ी बोली गद्य के विकास में भी काफी योगदान रहा है। इन सभी चीजों को हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के आधार पर, बच्चन सिंह की पुस्तक के आधार पर और अन्य इतिहास ग्रंथों के आधार पर आप सभी को बतलाया हुआ है। मेंस के हिसाब से भी हमने पूरा बतलाया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, जितना हमने मेहनत किया है शायद आप लोग करें तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप क्वालिफाई न कर जाएं। और एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं, बल्कि जिन कक्षाओं को आप पढ़ाएंगे वहां के बच्चे भी आपसे पढ़ने के लिए आनंदित होंगे, आपकी कक्षाओं का इंतजार करेंगे। तो भारतीय लोक साहित्य की जब भी बात की जाती है तो दो तरीके के लोग दिखाई देते हैं। एक तो अंग्रेज, जो पढ़े लिखे अंग्रेज थे, जिनकी रुचि थी भारतीय लोक साहित्य में, उन्होंने काम किया, और दूसरा ईसाई मिशनरियों ने किया। भारतीय लोक गीतों तथा लोक कथाओं के संग्रहकर्ताओं में सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। हमें ये बताते हुए या तुलना करते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि अभी तक हम सभी जॉर्ज ग्रियर्सन को काल विभाजन के लिए जानते थे कि इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन किया। फला काल को चारण काल कहा, ढेका काल को स्वर्ण काल कहा और 11 अध्यायों में बांटा, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय लोक गीतों और लोक कथाओं और खासतौर से लोक साहित्य के लिए काफी काम किया हुआ है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक महाग्रंथ इनकी अमर रचना है। यह भी कई बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं भारत की भाषा सर्वेक्षण। इस तरीके से इस पुस्तक का आप अनुवाद कर सकते हैं। तो ग्रियर्सन ने किया। 1884 में सम बिहारी फोक सॉन्ग्स नामक लेख प्रकाशित किया, जिसमें बिहारी भाषा के विभिन्न लोक गीतों का संग्रह है। यानी बिहार में सिर्फ हम ही लोग नहीं, बल्कि ग्रियर्सन इत्यादि ने भी बिहार में या बिहार के प्रति उनका झुकाव रहा है। तो इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा कि इस राज्य में नौकरी मिलती है तो बार बार वो अपने पैर की जंजीर को छुड़ाकर दूसरी जगह भागने की कोशिश करते हैं, तमाम कमियां निकालते हैं। लेकिन अगर जहां आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां कुछ सुधार करने की कोशिश कीजिए, अपना योगदान देने की कोशिश कीजिए। अगर ग्रियर्सन
भाग गए होते तो शायद हम उनको नहीं पढ़ते, अगर राहुल साकृत्यायन भाग गए होते तो हम उनको नहीं पढ़ते। तमाम बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनको कि बिहार ने बहुत कुछ बनाया है। तो यहाँ पर सन 1884 ईस्वी में सम बिहारी फोक सॉन्ग नामक लेख लिखा ग्रियर्सन ने। बिहारी भाषा में जो विभिन्न प्रकार के लोकगीत थे उनका उन्होंने संग्रह किया है। ये सवाल पूछा जा सकता है, चाहे बिहार के दृष्टिकोण से देखें जो असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि का एग्जाम होने वाला है, या फिर समग्र रूप में देखें यूपी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए। केवल बिहारी ही नहीं बल्कि जिस इलाके से हमारा संबंध है यानी भोजपुरी पर भी काम ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन इस नोट्स को पढ़ते समय या बनाते समय मन काफी खुश था कि आज अपने विद्यार्थियों के ग्रियर्सन के अन्य कामों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सन 1886 ईस्वी में ग्रियर्सन ने सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स नामक बृहद तथा विद्वत्तापूर्ण लेख प्रकाशित किया, जिसमें भोजपुरी के बिरहा, जैतसार, सोहर आदि गीतों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। यह भोजपुरी लोकगीतों के संग्रह का प्रथम प्रयास है। तो ग्रियर्सन ने न सिर्फ सबसे पहले काल विभाजन किया बल्कि आप देख रहे हैं कि भोजपुरी लोकगीतों का संग्रह करने का प्रयास भी सबसे पहले ग्रियर्सन ने ही किया। और ग्रियर्सन ने इतना काम किया कि इस समय वो लोक साहित्य पर काम कर रहे हैं। इसी के आसपास 1888-89 में उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से साहित्य इतिहास ग्रंथ भी लिखते हैं और उसमें उन्होंने काल विभाजन किया। यानी कि काफी उन्होंने काम किया हुआ, इस चीज को आप महसूस करना शुरू कर चुके होंगे। सन 1884 में ग्रियर्सन ने विजय मल की लोक गाथाओं का संकलन किया था जो बंगाल के एशियाटिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बंगाल एशियाटिक जो पत्रिका था बंगाल जिसकी स्थापना 1784 में हुई और काफी काम किया है एशियाटिक सोसाइटी ने। ठीक है, तो वहां से बहुत सारे संकलन पैदा हुए हैं। अगर जब नागरिक प्रचारणी सभा नहीं थी उसके पहले यही सब ज्यादा काम कर रहे थे और लगभग आप देखेंगे कि इसका 1700 और इसका 1893 लगभग आप देख रहे हैं कि 110 ईस्वी के आसपास के बाद नागरिक प्रचारणी का गठन हुआ है, फिर इसकी स्थापना हुई। सन 1885 में इन्होंने यानी कि ग्रियर्सन ने द सॉन्ग ऑफ आल्हाज मैरिज नामक लेख इंडियन एंटीक्यूरी में छपवाया। इसमें आल्हा के विवाह से संबंधित लोक गाथा का मूल रूप दिया गया है। इस लेख में गोपी चंद की लोक कथाओं का भोजपुरी तथा मगही पाठ एकत्रित किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस आल्हा खंड की हम बात करते हैं, परमाल रासों की बात करते हैं, और आल्हा किससे जुड़ा हुआ है? लोक से जुड़ा हुआ है। तो ग्रियर्सन ने द सॉन्ग ऑफ आल्हाज मैरिज नामक लेख लिखा और उसमें आल्हा के विवाह से संबंधित लोक गाथा का मूल रूप दिया गया है। तो ग्रियर्सन के काफी काम है। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कॉपी पर जरूर इसको नोट कर रहे होंगे। सन 1888 ईस्वी में जर्मनी की प्रसिद्ध पत्रिका में जॉर्ज ग्रियर्सन का नयका बंजरवा नामक गीत छपा। यह एक भोजपुरी लोक गाथा है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रचलित है। यानी ग्रियर्सन 1888 में एक पत्रिका में नयका बंजरवा नामक गीत को छापते हैं और यह गीत क्या है? भोजपुरी की लोक गाथा है और भोजपुरी में भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की, जिसमें आप अगर देखें तो बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी इन सबको जोड़ सकते हैं। इन्होंने बिहार पीजेंट लाइफ नामक ग्रंथ भी लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन की शब्दावली का संग्रह किया गया है। तो लोक साहित्य को लेकर ग्रियर्सन इत्यादि का काफी काम है और अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो लोक साहित्य के विकास में ग्रियर्सन के योगदानों की आप समीक्षा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, एक टॉपिक आप बना सकते हैं। ग्रियर्सन के बाद विलियम क्रुक ने सन 1861 में भारतीय लोक साहित्य तथा संस्कृति को प्रकाश में लाने के लिए नॉर्थ इंडियन नोट्स एंड क्यूरीज नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसने लोक साहित्य की बड़ी सेवा की। और जिस भारतीय लोक साहित्य की बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर हम नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तर भारत की ही चर्चा करेंगे। सन 1866 ईस्वी में क्रुक ने पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ की रचना की। इसमें जन साधारण के अंधविश्वास, टोने टोटके, नजर लगने तथा ग्राम देवता, कुल देवता, भूत प्रेत, रीति रिवाज
आदि विषयों का बड़ा ही सांगोपांग तथा विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में भोजपुरी प्रदेश की विभिन्न जातियों का विवरण 4 भागों में कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नाम से प्रकाशित किया है। अगर आप बीएचयू में पढ़ते होंगे तो एक वहां पर भी देवता है, ठीक है। मैं जब बीए का विद्यार्थी था तो उनको काफी मैं एकला बाबा ऐसे कुछ उनका नाम है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। इनको काफी मैं मानता, अकेला बाबा, ठीक है, अकेला बाबा, ठीक। एकदम बीएचयू आर्ट्स फैकल्टी के बगल में ही इनकी एक छोटा सा मंदिर मैं कह सकता हूं। तो जब भी एग्जाम होता था या फिर रिजल्ट्स आने की सुगबुगाहट होती थी तो मैं अकेला बाबा के पास जरूर जाता था, क्योंकि तमाम हमारे क्लासमेट भी जुड़े हुए हैं और हमसे बहुत अच्छे से परिचित भी हैं। तो जब भी रिजल्ट्स आता था तो एकदम से हाईएस्ट मार्क्स हुआ करते थे और मैं कोशिश करता था, अकेला बाबा से यही मैं विनती करता था कि मैं अकेले ही रहूं, मतलब टॉपर्स ही रहूं मन में, कभी इस चीज को लेकर, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ अपने से ही होता था। तो अकेला बाबा को मैं जिस तरीके से बताया गया ना कि लोक संस्कृति में प्रेरक तत्व तो खोज लिया जाता है, तो मैं अकेला बाबा से यही कहता था कि बाबा नंबर 1 पे तो एक ही व्यक्ति रहेगा, तो आप आशीर्वाद दीजिए। आप लोग भी कभी अकेला बाबा के पास जा सकते हैं। मेरे मोटिवेशन में उनका काफी रोल रहा है। इसी तरीके से एक बुला बाबा थे शायद, वो अलग चीजों के लिए जाने जाते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हम अपने अनुभवों को जोड़ लेते हैं। तो इनके बाद जो अगला नाम आता है राम गरीब चौबे, 1883 ईस्वी में इन्होंने नॉर्थ इंडियन नोट्स एंड क्यूरीज नामक पत्रिका में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें हरदौल के गीत, कोयल के गीत तथा शिशु गीत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राम गरीब चौबे जो थे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे और क्रुक ने इनसे निवेदन किया कि आप कुछ लिखिए। कल्पना कीजिए कि आज कोई विश्वविद्यालय में नौकरी पा जाता है और एक किताब लिख देता है तो वो 7वें आसमान पर होता है। लेकिन राम गरीब चौबे उस जमाने में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। 3 तरीके के गीतों का जिक्र उन्होंने किया हुआ। इन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी में भी अनेक लोकगीत छपवाए। आजकल भी आप देखेंगे कि छोटी जगहों पर भी बहुत अच्छे अच्छे आपको साहित्यकार मिल जाएंगे, लेकिन इसलिए वो प्रकाश में नहीं आते हैं कि उनका कोई ग्रुप नहीं है, वो किसी बड़े व्यक्तित्व से नहीं जुड़े हुए हैं, बड़े प्रकाशन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको हाशिए पर रख दिया जाता है। लेकिन उनको ढूंढ कर कौन निकालेगा? हमारे रिसर्च स्कॉलर निकालेंगे। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों के संग्रह का प्रशंसनीय कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने बड़े श्रम से भारत के विभिन्न प्रांतों की अनेक वर्षों तक यात्रा करके कई हजार लोकगीतों का संकलन किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, काफी ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन ही उन्होंने लोक साहित्य के लिए समर्पित कर दिया था। और जिस तरीके से राहुल साकृत्यायन इधर उधर यात्रा करते हुए यात्रा साहित्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी का ये जज्बा, ये जुनून देखिए कि वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जाते हुए हजार लोकगीतों का संकलन करते हैं। और कारण आप देखिए कि सन 1929 ईस्वी में, यानी कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इधर हिंदी शब्द सागर की भूमिका से लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, क्या कंपटीशन रहा होगा, क्या कंपटीशन रहा होगा कि मैं इतिहास लिख रहा हूं, आप भाषा पर काम करिए, आप लोक साहित्य पर काम करिए। सबने अपने अपने क्षेत्र को बांट लिया हुआ था। 1929 ईस्वी में ही कविता कौमुदी भाग 5 ग्रामीण गीत का प्रकाशन राम नरेश त्रिपाठी ने किया, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के लोकगीतों का संकलन प्रस्तुत किया गया। ये देखिए, को रिलेट करके करना है। ये वो जमाना था, अगर देखा जाए तो ये छायावाद का जमाना था, ये गांधी का जमाना था, ये प्रेमचंद का जमाना था, ये रामचंद्र शुक्ल का जमाना था, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जमाना था कि जब हिंदी इत्यादि की पढ़ाई हो रही थी, लोग सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार नोट्स तैयार कर रहे थे। हम ही पहली बार आप सभी को नोट्स नहीं दे रहे हैं, पहले भी इसकी कोशिश की जाती रही है। और राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि ने कितना काम किया। कविता कौमुदी के भाग 5वें भाग में उन्होंने ग्रामीण गीत का संकलन किया, और ये ग्रामीण गीत किस इलाके के हैं? उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोकगीतों का संकलन किया गया है। त्रिपाठी जी हिंदी लोकगीतों के संग्रहकर्ताओं के सेनानी एवं अग्रणी थे। इन्होंने हमारा ग्राम साहित्य नामक पुस्तक भी लिखा है,
जिसमें लोकगीतों, कहावतों और मुहावरों का संग्रह है। तो हमारा ग्राम साहित्य किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है। इसके अलावा एक खंड काव्य इत्यादि लिख रहे थे, और न जाने मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है कि पथिक जो है या फिर मिलन है, ठीक है, ये सब एक घूमने के कारण ही किसी किससे मिलते थे और फिर कविता भी लिखते थे, ठीक है। एक उनका ग्रंथ और है जिसको कि मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूं, हमारे जो गंभीर विद्यार्थी उसको जरूर बताएंगे। लोकगीतों के संग्रहकर्ताओं में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम भी याद किया जा सकता है। इन्होंने भारत, बर्मा यानी म्यांमार, लंका, श्रीलंका आदि देशों में घूम घूमकर लोकगीतों का संग्रह किया। अपने जीवन के अमूल्य 20 वर्ष इन्होंने इस कार्य में लगाए तथा लगभग 3 लाख लोकगीतों का प्रकांड संकलन किया है। यहाँ पर एक बुक दे दी जाती है कि फला बुक आप पढ़ लीजिए, तो बच्चे इधर से उधर कमर करना शुरू कर देते हैं, सर कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इतना मोटा हम पढ़ पाएंगे। लेकिन आप देखिए कितने तपस्वी किस्म के हमारे साहित्यकार रहे हैं कि उन्होंने 20 वर्ष लगा दिया और 3 लाख लोक गीतों का प्रकांड संकलन किया। पता नहीं मुझे क्यों मोटिवेशन आ रहा है कि पिछले 6 वर्षों में हमने 2,500 वीडियोज शूट किया, और उसमें मुश्किल से 10 वीडियो जो होंगी वो आलतू फालतू होंगी, बाकी सभी वीडियोज वो आपके लिए समर्पित रहेंगे। तो ये भी काम काफी अच्छा है, और ये मोटिवेशन आपसे और इन तपस्वी जो साहित्यकार हैं उनसे मिलता है। सत्यार्थी जी ने लोक साहित्य संबंधी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें लिखी, जिनमें बेला फूले आधी रात, धरती गाती है, बाजत आवे ढोल, धीरे बहो गंगा अधिक प्रसिद्ध है। तो ये सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, इनका यात्रा वृत्त या इनसे रिलेटेड एक सवाल खूब पूछा जाता है, आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो आता रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, जिन्होंने प्रेमचंद के साथ इंटरव्यू लिया था, लोक साहित्य के अध्ययन को बड़ी प्रगति प्रदान की। सन 1944 में चतुर्वेदी जी की प्रेरणा तथा प्रयास से ओरछा राज्य की राजधानी टीकमगढ़ में लोक वार्ता परिषद की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य लोक साहित्य तथा लोक संस्कृति के विभिन्न अंगों का संकलन, संपादन तथा प्रकाशन था। इस परिषद के तत्वाधान में लोक वार्ता नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी कृष्णानंद जी गुप्त के संपादन में प्रकाशित होती थी, जो 5-6 अंकों के बाद बंद हो गई। हिंदी में पत्र पत्रिकाओं के साथ बड़ी दुखद स्थिति रही है कि आर्थिक मदद न मिलने की वजह से कई बार पत्र पत्रिकाएं बंद भी रही हैं। इस घटना को आपने ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में जरूर देखा होगा। तो टीकमगढ़ से बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े भी होंगे, ओरछा जो क्षेत्र है वहां से भी जुड़े होंगे। तो वहां पर लोक वार्ता परिषद की स्थापना हुई। कारण था कि लोक साहित्य को कैसे बढ़ाया जाए, लोक संस्कृति को कैसे विकसित किया जाए, इसका संपादन, प्रकाशन इत्यादि किया गया, और लोक वार्ता नामक एक पुस्तक भी, त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली गई, जिसके संपादक कौन थे? कृष्णानंद जी गुप्त थे। लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त के घराने इत्यादि के रहे होंगे। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने मधुकर नामक पाक्षिक पत्र द्वारा बुंदेलखंडी लोक साहित्य की अनुपम सेवा की। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल पूछा जा सकता है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी एक बैठक में काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से एक एक तथ्य को ध्यान में रख रहे हैं। तो मधुकर नामक पाक्षिक पत्र कौन निकालते थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके अलावा भी बनारसी दास चतुर्वेदी का संबंध विशाल भारत इत्यादि से भी है। यानी ये लोग चौमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, हर एरिया में ये लोग काम करते थे। बुंदेलखंडी लोक साहित्य का विकास करने में बनारसी दास चतुर्वेदी का अहम रोल रहा है। चतुर्वेदी जी के उद्योग से ही काशी में सन 1952 ईस्वी में हिंदी जनपदीय परिषद की स्थापना की गई थी। 1952 में हिंदी जनपदीय परिषद की स्थापना चतुर्वेदी जी के सहयोग से हुई। कहाँ हुई? काशी में हुई। इस परिषद की ओर से जनपद नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसके संपादक मंडल में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उदय नारायण तिवारी जैसे धुरंधर विद्वान थे। धुरंधर केवल फिल्म ही नहीं होती है, बल्कि धुरंधर विद्वान भी होते हैं। तो जनपद जो पत्रिका निकलती थी, त्रैमासिक थी, और 1952 वो जमाना है जब हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि भी साहित्य इतिहास लेखन में आ गए थे। तमाम उनकी किताबों का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि संपादक मंडल में इनको खोजा जाएगा, तो 3 लोगों को रखा गया।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और उदय नारायण तिवारी। यह पत्रिका भी अर्थाभाव के कारण 4 अंकों के बाद बंद हो गई। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोक साहित्य के प्रेमियों को सदा प्रोत्साहित किया। पृथ्वी पुत्र नामक ग्रंथ में जनपद कल्याणी योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। कई बार तो पूछा जाता है पृथ्वी पुत्र किसका ग्रंथ है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का। अन्य विद्वानों के उद्योग से मथुरा में ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना हुई, जिसके तत्वाधान में ब्रज भारती प्रकाशित होती थी। प्रयाग में सन 1958 में भारतीय लोक संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई, जिसकी चर्चा हमने आप सभी से कर ली। इसके संस्थापक थे पंडित ब्रजमोहन व्यास, श्री कृष्णदास और कृष्णदेव उपाध्याय, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। लोक कला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयाग में लोक कला संग्रहालय भी खोला गया। जो हमारे विद्यार्थी प्रयाग में हैं, वो न सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में ही आप बैठे, बल्कि वो लोक कला संग्रहालय और इसके अलावा भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान में भी जाने का प्रयास करें। राजस्थानी विद्वान, अगर राजस्थान की लोक साहित्य की बात करें तो राजस्थानी विद्वानों ने बहुत काम किया। लोक साहित्य का संग्रह तथा प्रकाशन सुव्यवस्थित ढंग से किया। राजस्थान भारती, परंपरा, मरु भारती, लोक कला, वर्दा आदि पत्रिकाएं प्रशंसनीय रही उस जमाने के दृष्टिकोण से। ब्रज में भी लोक साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ, जिसका अधिकांश क्षेत्र ब्रज साहित्य मंडल मथुरा को प्राप्त है। अब हम एक एक करके जो प्रमुख क्षेत्रीय लोक साहित्य रहे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और लगभग हम आधी यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा देखने का प्रयास कीजिए, या फिर ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन हमने तो ठाना है कि जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो राजस्थानी लोक साहित्य की जब भी बात की जाती है तो राजस्थानी लोक साहित्य का काफी रोल रहा है। आदिकाल में आप देखेंगे लौकिक साहित्य जो जुड़े हुए हैं सब राजस्थान से, तो इसकी प्राचीन परंपरा रही है। जैन मुनियों का संपर्क लोक जीवन से अधिक रहा, अतः वे जहां भी गए वहां लोक भाषा और लोक रुचि का आदर करते हुए साहित्य की सृष्टि करते रहे। जैन साहित्य के पंडित मोहनलाल दलित चंद देसाई ने जैन गुर्जर कवियों के तीसरे भाग के परिशिष्ट में जैन ग्रंथों में प्रयुक्त 2400 देशियों तथा तर्जी की अनुक्रमणिका दी है। राजस्थानी लोक गीतों का संभवतः सबसे प्रथम संकलन श्री खेताराम माली का मारवाड़ी गीत संग्रह, जो रामलाल नेमाड़ी द्वारा राम प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इस संग्रह में 5 भाग हैं, जिनमें 103 लोक गीत संग्रहित है। तो राजस्थानी लोक गीतों का सबसे पहले संकलन किसने किया? खेताराम, जो कि मारवाड़ी गीत संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ। बहुत लोगों ने किया है, कई स्वामियों का नाम इसमें भी दिया गया था, नरोत्तम स्वामी इत्यादि का नाम भी इसमें आया हुआ था। आप अगर राजस्थान से हैं तो थोड़ा सा इसको विस्तार से आप देख सकते हैं। अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो इधर रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी मंदिर प्रयाग मारवाड़ के मनोहर गीत नामक 51 पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की। त्रिपाठी जी के बाद देवेंद्र सत्यार्थी ने भी राजस्थान के लोक गीतों का संग्रह किया, लेकिन यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। 1933 ईस्वी में श्री सरदार मल्ल जी थानवी ने घुड़ला नामक एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें छुड़ले नामक त्योहार का वर्णन देते हुए उससे संबंधित 9 गीत संकलित हैं। तो जो विद्यार्थी राजस्थान के होंगे वो बहुत भली भांति इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जब थानवी जी का मैंने यहाँ पर नाम देखा तो एक पत्रकार भी रहे, ओम थानवी, उनका विश्वविद्यालय इत्यादि भी है, और कई बार एनडीटीवी इत्यादि पर पहले आते थे। और जब हमने अज्ञेय पर काम किया तो इन्होंने अपने अपने अज्ञेय नाम से कई खंडों में पुस्तक निकाली। तो सरदार मल जी थानवी ने घुड़ला नाम एक छोटी सी पुस्तक लोक साहित्य से संबंधित निकाली। पुरुषोत्तम दास पुरोहित का पुष्करणों का सामाजिक गीत इस दिशा में सुंदर प्रयास है। तो ये तो राजस्थानी लोक साहित्य रहा, जिसको कि हमने महत्वपूर्ण पॉइंट के हिसाब से बतलाया। विस्तार से आप किताब पढ़ेंगे तो और पता चलेगा। सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र ब्रज लोक साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन नामक ग्रंथ इनका शोध प्रबंध रहा है, पीएचडी इन्होंने किया। इन्होंने ब्रज के लोक गीतों तथा लोक कथाओं की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ में
इन्होंने ब्रज के लोकगीतों का थोड़ा संग्रह भी किया। तो डॉक्टर सत्येंद्र का जब भी नाम आएगा, आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा, खासतौर से भक्ति काल के उदय को लेकर, क्योंकि इन्होंने ब्रज पर काम किया है और ब्रज पे काम किया तो जाहिर सी बात है कि भक्ति काव्य पर काम करेंगे ही। तो डॉक्टर सत्येंद्र का एक कथन आता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी उत्तर लाए रामानंद। कई जगहों पर मैंने देखा है डैश करके सत्येंद्र लिखा हुआ, ये वही सत्येंद्र है। डॉक्टर सत्येंद्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य में लोक तत्व है, जिसमें इन्होंने सूर, तुलसी और जैसी आदि कवियों की कृतियों में उपलब्ध लोक संस्कृति की गंभीर विवेचना की। और न जाने मेरे मन में क्यों ऐसा आ रहा है कि जिस त्रिवेणी को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है उससे बिल्कुल अलग नहीं किया सत्येंद्र जी ने। इन्हीं तीनों कवियों को ध्यान में रखते हुए भक्तिकालीन साहित्य में लोक तत्व की खोज की हुई है। डॉक्टर रसज्ञ रंजन चतुर्वेदी ने ब्रज लोकगीत के नाम से संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से अपना एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया। अब हम बात करते हैं अवधी लोक साहित्य के ऊपर। प्रयाग विश्वविद्यालय, जिसको कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, और मुझे खुशी है कि यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इनकी पुस्तकों को भी आपने रखा होगा, संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड या फिर हिंदी भाषा से रिलेटेड। तो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे बाबूराम सक्सेना। अपने ग्रंथ अवधी भाषा का विकास, इवोल्यूशन ऑफ अवधी की रचना के समय कुछ लोकगीतों का संकलन अवश्य किया था, लेकिन वो प्रकाशित नहीं। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अवधी पर सबसे ज्यादा अगर शुरू में काम कोई किया है तो कौन है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना है। इनके अलावा डॉक्टर सत्यव्रत अवस्थी ने बिहाग रागनी नामक एक छोटी सी पुस्तक में अवधी के कुछ लोकगीतों का संकलन प्रस्तुत किया है। इलाहाबाद से अब लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ जाते हैं, जहां पर हमारा सपना था। दो बार वाइस चांसलर महोदय के कारण उस सपने को चूर किया गया। जब मैंने इसमें टॉप किया हुआ था फिर भी चयन नहीं हुआ। कई बार लोक साहित्य पढ़ाते पढ़ाते तमाम पीड़ाओं को भी आपके सामने रखना पड़ता है। वाइस चांसलर को तो लगा होगा कि इसका लखनऊ में नहीं करेंगे तो लखनऊ के विद्यार्थी इससे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन क्या मजाल है कि हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की स्थापना की, ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजा कि चाहे विद्यार्थी लखनऊ का हो चाहे जेएनयू का हो, वो पढ़ना चाहेगा तो अनुराज हिंदी एकेडमी और डॉक्टर रजनीश से जरूर पढ़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी को बांधने से कोई बांध नहीं सकता, किसी के रोकने से कोई रुक नहीं सकता। अगर दृढ़ संकल्प है, हम सभी तो लोक से जुड़ने वाले हैं। हम अपने प्रकृति से सीखते हैं कि कैसे चीजों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के त्रिलोकी नारायण दीक्षित जी थे, जिन्होंने अवधी और उसका साहित्य में अवधी के वर्तमान कवियों का परिचय देते हुए उनकी कविताएं उद्धृत की हैं। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी भाग 5 में ग्राम गीतों का संकलन किया गया है। उसमें अवधी के कुछ गीतों का संकलन दिखता है या फिर उपलब्ध है। अवधी लोक गीतों का सबसे प्रामाणिक तथा सुंदर संग्रह इंदु प्रकाश पांडे, जो कि बंबई के एक एफिल्टन कॉलेज में अध्यक्ष थे हिंदी के, अवधी लोकगीत और परंपरा में अवधी के संस्कार गीतों का संकलन किया। काफी अच्छी पुस्तक है, ध्यान रखना है। डॉक्टर सरोजिनी रोहतगी का विशाल काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो अवधी का लोक साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो मेन ग्रंथ रहे उनको लेकर हमने आप सभी से चर्चा की। बनारसी दास चतुर्वेदी, जो कि बुंदेलखंडी लोक साहित्य को लेकर काम किए हैं, उन्होंने मधुकर पत्र द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। झांसी के जिले के मऊ रानीपुर में ईसुरी परिषद की स्थापना हुई। ईसुरी परिषद का संबंध किसे है? बुंदेलखंड से है। और कहाँ स्थापित हुआ? झांसी के इलाके में। इस परिषद का उद्देश्य लोक वार्ता परिषद की ही भांति बुंदेलखंडी लोक साहित्य का संकलन तथा प्रकाशन है। और इस परिषद से डॉक्टर बृंदालाल वर्मा जुड़े हुए थे, जो कि ऐतिहासिक उपन्यासकार और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और प्रायः इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान में रखिए। कई बार आपने देखा होगा PYQ इत्यादि में कि ये सवाल खूब आता है कि ईसुरी नामक लोक कवि के फागे किस साहित्य से संबंधित हैं? तो वो है बुंदेलखंडी साहित्य। बुंदेलखंड में ईसुरी नामक लोक कवि की फागे बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्णानंद जी गुप्त ने इन फागों का अध्ययन ईसुरी की फागे
शीर्षक छोटी सी पुस्तिका में प्रस्तुत किया है। तो जो खासतौर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में से जुड़े हुए होंगे विद्यार्थी, वो जरूर इसको ध्यान देंगे। कई हमारे कलीग रह चुके या फिर जान पहचान के लोग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं। क्योंकि कई बार लोग विश्वविद्यालय में रहते हैं तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड या इन सारी चीजें थोड़ी बदल सी जाती हैं। फिर भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, चूंकि हमारा जो धन है हमारे विद्यार्थी हैं, तो वहां की लाइब्रेरी में आप जरूर जाइए। ईश्वरी की फागें खोजिए, कृष्णानंद जी गुप्त की किताब, तो जरूर आप पढ़िए। श्री हर प्रसाद शर्मा ने बुंदेलखंडी लोकगीत प्रकाशित किया। श्री चंद जैन विंध्य के लोक कवि में सुप्रसिद्ध लोक कवि ईश्वरी, गंगाधर आदि का प्रामाणिक वर्णन किया हुआ है। गौरी शंकर द्विवेदी ने प्रेमी अभिनंदन ग्रंथ में बुंदेलखंडी लोकगीतों का संग्रह और उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत किया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने इस ग्रंथ में बुंदेलखंड के 7 लोकगीतों की चर्चा अपनी भावात्मक शैली में किया हुआ है। मालवी लोकगीत का संपादन श्याम परमार ने किया हुआ है। श्याम परमार का संबंध आप देखेंगे कि एक कविता काव्य आंदोलन से है। आप सभी कमेंट कर जरूर बता सकते हैं कि किस काव्य आंदोलन से था। चूंकि हम मालवी लोक साहित्य पर नहीं विचार करना चाह रहे थे, लेकिन श्याम परमार का हमने नाम देखा तो मुझे लगा कि एक नजर अपने विद्यार्थियों को घुमाना चाहिए कि वो श्याम परमार को देखें कि वो एक काव्य आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और लोक साहित्य से भी उनका जुड़ाव था। तो मालवी लोकगीतों का संपादन किसने किया? वो डॉक्टर श्याम परमार ने किया हुआ है। बात करते हैं खड़ी बोली क्षेत्र का, जिसको कि हम कुरु प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ जो प्रचलित भाषा है इसका नाम है करवी, खड़ी बोली और तमाम नामों से इसको संबोधित किया जाता है। महापंडित राहुल साकृत्याय ने कुरु प्रदेश के लोकगीतों का संग्रह आदि हिंदी के गीत और कहानियां नामक पुस्तक में प्रकाशित किया हुआ है। तो राहुल साकृत्याय ने तो बड़ा काम किया है। आदिकाल के नामकरण को लेकर काम किया, भाषा को लेकर काम किया, यात्रा साहित्य, उपन्यास, कहानी सब में काम किया हुआ है। लोक साहित्य में भी उन्होंने काम किया और एक पुस्तक लिखा आदि हिंदी के गीत और कहानियां। राहुल साकृत्यायन के नाम पर ही जिस यूनिवर्सिटी विभाग में अभी हम कार्यरत हैं उसके नगर का नाम है राहुल साकृत्यायन नगर। और बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जब साकृत्यायन जैसे लोग एक छोटी सी जगह से अपना नाम कर सकते हैं तो हम सब क्यों पीछे रहे, मेहनत करना चाहिए। तो राहुल साकृत्यायन ने बड़ा काम किया हुआ है। हमने आपको स्पेस दिया था, हमने अपनी बातों को ही नहीं बताना चाहा बल्कि आपके दिमाग में राहुल साकृत्यायन की रचना बैठ जाए। अब बात करते हैं भोजपुरी के बारे में, जिससे कि हमारे जन्म का संबंध है, हमारी जन्मभूमि रही है और कर्मभूमि भी मान सकते हैं। भोजपुरी लोकगीत भाग 1 इस ग्रंथ का संपादन कृष्णदेव उपाध्याय ने किया। अभी जिनकी पुस्तक के आधार पर हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, लोक साहित्य की भूमिका। भोजपुरी लोकगीतों का यह सर्वप्रथम वैज्ञानिक संग्रह है। इस पुस्तक में संग्रहित गीतों का संकलन लेखक ने भोजपुरी प्रदेश के गांव में घूम घूम कर किया। यानी जो किताबें इन्होंने लिखा हुआ है वो बंद कमरे में बैठकर नहीं लिखा, बल्कि उसके लिए घूमना भी इनको पड़ा। हिंदू विश्वविद्यालय काशी के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने 100 पृष्ठों की विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी है। इस पुस्तक में कुल 271 गीतों का संग्रह है। तो आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में भाई भतीजावाद तो रहा ही है, और बलदेव उपाध्याय जो कि संस्कृत विभाग के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपने छोटे भाई की पुस्तक भोजपुरी लोकगीतों का लोकगीत भाग 1 का की भूमिका इन्होंने लिखी हुई है और इसमें 271 गीतों का संकलन किया गया है। यह गीत संस्कार और रीतियों के क्रम में रखे गए। इनका वर्गीकरण 15 श्रेणियों में हुआ है। कौन कौन श्रेणी है? सोहर, खेलनवा, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिहास, गवना, जात, छठी माता जिसकी की पूजा होती है, शीतला, झूमर, 12 मासा, कजली, ठीक है, चैता, विरहा और भजन। यहाँ पर 13 ही आया है, लेकिन 15 श्रेणियों में इसका जिक्र किया गया है। तो खास तौर से आप सोहर को ध्यान में रखिए, ठीक है, छठी माता को ध्यान में रखिए, 12 मासा जिसका प्रयोग मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने ग्रंथ में किया है, विरहा को ध्यान में रखिए, जिस इलाके से
हमारा जुड़ाव है उस इलाके में तो इसी चीज के लिए जाना ही जाता है, बिरहा के लिए। भोजपुरी लोक गाथा, भोजपुरी लोक गाथा नाम से ग्रंथ लिखा डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा, इनका शोध निबंध। भोजपुरी भाषा और साहित्य, भाषा शास्त्र के प्रकांड विद्वान उदय नारायण तिवारी ने इस विशाल ग्रंथ में भोजपुरी भाषा का वैज्ञानिक विवेचन किया है। तो देखिए, सुमेलित वाले जो भी प्रश्न आएंगे उनमें इन ग्रंथों को पूछा जा सकता है कि कौन किसका ग्रंथ है। इसके बाद जो बचा खुचा चीज है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भाग 16 में हिंदी का लोक साहित्य समाहित है। इस ग्रंथ का संपादन कृष्णदेव उपाध्याय ने महापंडित राहुल साकृत्यायन के साथ किया हुआ है। जब मैं आप सभी के लिए लोक साहित्य की पुस्तक कौन पढ़ें और उसकी चर्चा किया था, तो उसमें हमने एक कमेंट्री सेक्शन में सवाल पूछा था कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भाग 16 हिंदी का लोक साहित्य का संपादन किसने किया है। तो उसमें सवाल हमने पूछा था और उसका उत्तर यही होगा, कृष्णदेव उपाध्याय और राहुल साकृत्यायन दोनों मिलकर किए। भोजपुरी भाषा का विकास कैसे हो, हालांकि आपको ध्यान रखना है जब हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है, लेकिन लोक साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजपुरी का लोक साहित्य काफी समृद्ध है। प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की गई, वो संस्थाएं कहाँ हैं उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। भोजपुरी संसद वाराणसी में, भोजपुरी परिवार पटना, भोजपुरी परिषद आरा, भोजपुरी साहित्य सम्मेलन बक्सर, माटी की बोली छपरा, भोजपुरी को माटी की बोली छपरा में माना गया, अकादमिक पत्रिका पटना, कला कलकत्ता से भोजपुरी माटी, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इत्यादि प्रमुख संस्थान है। और हाल फिलहाल में जब मैं बीए का विद्यार्थी था तो ये अध्ययन केंद्र बन रहा था, भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू वाराणसी बन रहा था और हमारे कुछ विद्यार्थी बोलते थे कि ये शॉपिंग सेंटर बन रहा है। तो हम लोग, चूंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जेएनयू चला जाऊंगा, मुझे लगता था कि मैं बीएचयू में ही पढ़ूंगा, एमए करूंगा और पीएचडी करूंगा। कई टीचर्स से मैंने अनुरोध भी किया था कि आपके अंदर में मैं पीएचडी करूंगा, लेकिन समय और किस्मत को कोई नहीं जानता है कि आप कहाँ जाएं और कब जाएं। तो हमें लगता था कि खूब इसमें मैं शॉपिंग करूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो भोजपुरी अध्ययन केंद्र है और जस्ट एकदम हिंदी भवन के बगल में ही है। तो जो विद्यार्थी पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन भी लिए होंगे क्योंकि हिंदी वाले ही भोजपुरी में चले जाते हैं। तो भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू में स्थापित हुआ। तो हमने बहुत लंबी चौड़ी बातें आप सभी से की हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप एक बैठक में लोक साहित्य के बारे में बहुत कुछ अच्छा जान गए। अब आखिरी जो सेगमेंट है वो लोक साहित्य का वर्गीकरण। लोक साहित्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या फिर वर्गीकरण किया गया है या विभाजन किया गया है, इसको लेकर विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं, जिसमें कृष्णदेव उपाध्याय की बात की जाए या फिर राम नरेश त्रिपाठी की बात किया जाए, इन लोगों ने किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक कथन को देखते हैं। लोक साहित्य को जनजीवन का दर्पण कहा जाए तो इसमें कुछ अतियुक्ति नहीं होगी। लोक साहित्य जनता के हृदय का उद्गार है, ये बात कही है कृष्णदेव उपाध्याय ने। इन्होंने लोक साहित्य मुख्य रूप से लोक साहित्य को मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। लोकगीत, जिसको कि फोक लिरिक्स कहा जा सकता है, लोक कथा फोक बैलेट्स, लोक कथा फोक टेल्स, लोक गाथा फोक बैलेट्स, लोक नाट्य फोक ड्रामा, लोक सुभाषित फोक सेइंग्स। तो यहाँ पर हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात की है, आप हिंदी वाला ज्यादा रखें। लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित, मुख्य रूप से 5 भेद इसके किए गए। लोक सुभाषित के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसका दायरा थोड़ा सा बड़ा है। मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेलियां, सुभाषित, बच्चों के गीत, ठीक है, पालने के गीत, खेल के गीत, अर्थहीन गीत इत्यादि आते हैं, जिनका व्यवहार गांव के लोग अपने प्रतिदिन के व्यवहार में किया करते हैं। अब एक एक करके हम इन रूपों को देख लेते हैं जिनसे कि लोक साहित्य बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकगीत के ऊपर। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीतों का प्रमुख स्थान है। जनजीवन में अपनी प्रचुरता तथा व्यापकता के कारण इनकी प्रधानता स्वाभाविक है। ये गीत विभिन्न उत्सवों और ऋतुओं में गाए जाते हैं। जो लोकगीत है, ये कोई उत्सव हो, जैसे किसी का जन्मदिन हो,
किसी का विवाह हो रहा हो, ठीक है, तो उस समय गाए जाते हैं, या फिर ऋतु परिवर्तन होते हैं तो उस समय गाए जाते हैं। यहाँ पर बताएगा कि किन किन चीजों में, संस्कारों के दृष्टिकोण से, रसानुभूति के दृष्टिकोण से, ऋतुओं और व्रतों के हिसाब से, देवता संबंधी गीत, ठीक है, विभिन्न जातियों के प्रकार के आधार पर गीत, श्रम गीत, 7 तरीके के यहाँ पर लोक गीतों की चर्चा की गई, जिसमें आप देखेंगे भजन, निर्गुण, तुलसी माता और गंगा मैया के गीतों में शांत रस पाया जाता है। संध्या समय तथा रात्रि के पिछले प्रहर में स्त्रियां भजन गाती हैं, जिन्हें क्रमशः संध्या और परानी कहते हैं, ठीक है। तो इन शब्दावलियों को भी ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है। यदि वर्षा यानी आषाढ़ माह के दिनों में किसान आल्हा गा कर अपना मनोरंजन करता है, सावन में कजली गाकर दिल के दर्द को दूर करता है। एक चीज आपको देखना है कि जब हम लोकगीत गाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दर्द है, ठीक है, अपने टेंशन को दूर करना है। होली के महीने में फगुआ के गीत गाए जाते हैं, हृदयगत उल्लास को प्रकट करता है। चैत में चैता या घाटों का गाकर आत्मविभोर होता है। तो ये तो हुआ ऋतु के आधार पर। कई बार सवाल पूछा जाता है, जैसे आप आला खंड पढ़ते हैं, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्यों बरसात के दिनों में ही गाया जाता है, क्योंकि किसान जो है वो अपने मन के जो उद्गार है उसको निकालता है, मनोरंजन करता है। विभिन्न जातियों के भी लोकगीत हैं, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि विभिन्न जातियों के लोकगीत हैं, कुछ विशिष्ट जातियां ही इसे गाती हैं। उदाहरण के लिए बिरहा को लिया जा सकता है। यह गीत अहिर जाति के लोगों का राष्ट्रीय या जातीय गीत है। आपने बिरहा लोक सम्राट विजय लाल यादव का नाम जरूर सुना होगा, जो कि गाजीपुर की धरती से ही इनका जुड़ाव रहा है और अब तक इन्होंने इस बिरहा को नहीं छोड़ा है। इन्हीं के परिवारों में बहुत सारे लोग राजनीति में या फिर अन्य चीजों में आ गए, फिल्म इत्यादि बनाना शुरू किए और भोजपुरी को कहां से कहां तक ले गए। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो बिरहा को एक खास जाति से जोड़ा गया है, अहिर जाति के लिए राष्ट्रीय गीत है और इसमें क्या है, वीर रस की प्रधानता है। किसी भी विषय वस्तु को वीर रस से जोड़ते हुए कैसे प्रस्तुत करना है, जैसे कोई शहीद हो गया या फिर कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें बिरहा गायक अपने अंदाज में उसको प्रस्तुत करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर खास जाति विशेष से इसको जोड़ा गया है, लेकिन अब लगभग अलग अलग जातियों में भी लोग इसे गाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मार्का इसको जोड़ दिया गया वो एक जाति से जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अहिर लोग जिस भाव भंगी तथा जोश के साथ इसे गाते हैं उस प्रकार से दूसरा कोई नहीं गा सकता, ऐसा मानना है कृष्णदेव उपाध्याय का। जो अहिर बिरहा में जितना ही प्रवीण होता है उतना ही योग्य समझा जाता है। इस जाति के लोगों में विवाह के अवसर पर वर की योग्यता उसके बिरहा गाने पर ही आश्रित होती है। आप याद कीजिए कि पहले के जमाने में जिसके शादी में बिरहा होता था, बहुत दूर दूर से लोग आते थे उसको सुनने के लिए। खासतौर से जिस व्यक्तित्व का हमने नाम लिया, उनके लिए तो पूरी भीड़ लग जाती थी और ये माना जाता था कि बहुत बड़े घर से बारात आ रही है। आजकल तो जैसे कि डीजे आ जाए या फिर ऑर्केस्ट्रा आ जाए या फिर तमाम डांसेज होते हैं, वो लाया जाता तो लोग बोलते हैं कि बहुत संपन्न घराने के। पहले जमाने में हाथी घोड़े भी जाते थे, इससे ताकत का महसूस होता था कि जो वर पक्ष है वो कितना मजबूत है। कन्या पक्ष के लोग सीना चौड़ा करके चलते थे कि ऐसे घर में हम शादी कर रहे हैं। तो बड़ा अलग अंदाज होता था। चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। तो बिरहा का आपने यहाँ पर जिक्र देख लिया। पचरा नामक गीत को दुसाध नामक जाति के लोग प्रायः गाया करते हैं। वर्षा ऋतु में एक विशेष जाति के लोग, अच्छा दुसाध नामक, जैसे कोई बीमार है तो उस जमाने में उस समय एक गीत गाया जाता था, लोग मानते थे कि ठीक हो जाता है। वर्षा ऋतु में एक विशेष जाति के लोग जिनको नट कहा जाता है, ढोल को गले में बांधकर आल्हा गाते फिरते हैं। इस प्रकार भिक्षा का आयोजन करना उनका व्यवसाय हो गया। हमारे गांव में भी एक बूढ़े दादा या जो नट थे आते थे और आल्हा सुनाते थे और उसी में बहुत ही वीर रस से युक्त सुनाते थे। अब लोगों के पास इतना समय भी नहीं है सुनने का। पहले के जमाने में जो वृद्ध लोग हुआ करते थे वो घंटों घंटे सुनते थे। लोरिक
किसकी किसकी कहानी सुनाते थे, आला उदल की कहानी सुनाते थे और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से बजाते थे और पूरे उनके नस थी वो दिखाई देने लगती थी। हो सकता है कि जो हमारी पीढ़ी के लोग होंगे वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। पिछले 10-15 वर्षों के जो भी पीढ़ियां हैं वो नहीं कर पाएंगी इस चीज को। गेरुआ वस्त्र को धारण करने वाले कुछ साधु जो साईं के नाम से प्रसिद्ध हैं, सारंगी के ऊपर गोपी चंद और भर्तृहरि के गीत गाते फिरते हैं। यह कार्य उनकी उदर पूर्ति का प्रधान साधन बन गया है। पहले जमाने में गांव में योगी आते थे और वो सारंगी लेकर गाते थे और कई मतलब हृदय विदारक गीतों को भी गाते थे और फिर लोगों से साड़ी या फिर आंचल क्या क्या मांगते थे। कई योगी बहुत हठ योगी हुआ करते थे और मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो वो लोग कौन गाना गाते थे? बचपन के दिनों में ये सारी चीजें हमने हैं। अब तो हर जगह कुछ न कुछ छद्म लोग इस व्यवसायों में आ गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि ट्रेनों में किन्नरों की जगह कुछ छद्म लोगों ने ले लिया है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर गेरुआ वस्त्र धारण करते कैसे कैसे मैंने बता दिया पूरा। माली लोग जो शीतला माता के गीत गाते हैं, माली लोग जो है शीतला माता के गीत, तो ये तो रहा आपका एक सामान्य वर्गीकरण। लेकिन रामनरेश त्रिपाठी जी ने भी विभाजन किया है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण 11 श्रेणियों में किया है। कौन कौन श्रेणी है? संस्कार संबंधी, चक्की और चरखे संबंधी, धर्म गीत, ऋतु संबंधी, खेती भिखमंगी मेले गीत संबंधी, जाति गीत संबंधी, वीर गाथा संबंधी, गीत कथा संबंधी और अनुभव वचन संबंधी। तो रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण कुल 11 श्रेणियों में किया हुआ है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और यही सवाल सीधे सीधे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे वहां पर, तब आपको यह पश्चाताप नहीं होगा कि हमने अनुराज हिंदी एकेडमी को क्यों नहीं देखा। रामनरेश त्रिपाठी के बाद जो विभाजन किया कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। कृष्णदेव उपाध्याय ने भारतीय तथा पाश्चात्य लोक साहित्य का गंभीर मनन अनुसंधान करने के बाद लोक साहित्य को 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। यानी 11 से सीधे कहा 6 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। वो कौन कौन से 6 श्रेणियां हैं? संस्कार संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत, देवता संबंधी गीत, जाति संबंधी गीत और श्रम संबंधी गीत। ये 6 श्रेणियां हैं। अब हम बात करते हैं लोक गाथा के ऊपर, जो दूसरी प्रवृत्ति रही है या रूप रहा है लोक साहित्य का, लोक गाथा। लोकगीत वे गीत हैं जिनमें कथानक प्राय स्वल्प होता है, यानी कि कम होता है। गेयता ही उनका प्रधान गुण है, परंतु लोक गाथाओं में कथा वस्तु की ही प्रधानता होती है। यहाँ पर लोकगीत और लोक गाथा दोनों में थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश की गई है कि आखिरकार लोक गाथा क्या है और लोकगीत क्या है। कहा गया कि लोकगीत में जो कथानक है वो अपेक्षाकृत कम है, हाँ, लेकिन उसमें गेयता यानी कि गीतात्मकता जो है उसकी क्या है? प्रधानता है। लेकिन लोक गाथाओं में कथा वस्तु की क्या है? प्रधानता है। गेयता उसमें गौण होती है, यानी कम होती है। आकार की दृष्टि से भी दोनों में भेद पाया जाता है। लोकगीत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन लोक गाथा अपने कथानक के कारण बहुत बड़ी होती है। पहले को हम गीति काव्य और दूसरे को प्रबंध काव्य कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आप एग्जाम में गए और लोकगीत और लोक गाथा में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाए तो ये जो तथ्य है आपके काम में आ सकता है। बस आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि कैसे किसी भी मटेरियल का परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोग किया जाए, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से उपयोग किया जाए। कजली, होली, चैता, सोहर, जैतसार, भजन और पराती या परानी आदि गीत काव्य की कोटि में रखे जा सकते हैं। गीत काव्य में कौन कौन है? जैसे कजली हो गया, होली, चैता, सोहर, जैतसार, भजन आदि गीति काव्य में। प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन कौन है? आल्हा, विजयमल, लोरिक, हीर रांझा, ढोला मारूरा दोहा, राजा रसालू के गीतों को प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो यहां पर देखिए आपके प्री की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन गीति काव्य है और कौन प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी का मूल्यांकन किया। आपको वो कथन बिल्कुल याद आ गया। अंग्रेजी में लोकगीत को फोक सॉन्ग लिरिक और प्रबंध काव्य को फोक सॉन्ग
फोक बैलेट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लोकगीत को लेकर बात कही गई है। फोक सॉन्ग लिरिक और प्रबंध काव्य को कहा गया फोक सॉन्ग बैलेट। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रोफेसर केट्रिज का मानना है कि बैलेट वह गीत है जो किसी कथा को कहता है, वो बैलेट कहलाता है जो गीतों में कही गई। हैजलिट ने बैलेट की परिभाषा बताते हुए कहा कि गीतात्मक कथानक ही क्या है, लोकगीत है। डॉक्टर मरे ने बैलेट की परिभाषा देते हुए कहा कि बैलेट वह स्फूर्तिदायक या उत्तेजनापूर्ण कविता है जिसमें कोई जनप्रिय आख्यान रोचक ढंग से वर्णित हो। लोकगीत आकार में छोटा होता है लेकिन लोक गाथा विस्तार सैकड़ों पृष्ठों में होता है लोक गाथा का। तो लोकगीत और लोक गाथा इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न के स्थान पर भी आपके दिमाग में कुछ चीजें जरूर बैठी होंगी। अब हम बात करेंगे लोक कथा के ऊपर। लोक साहित्य के वर्गीकरण में लोक कथाओं का प्रमुख स्थान है। ये अपनी सरसता और लोकप्रियता के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। माताएं सुंदर कहानियां सुनाकर अपने बच्चों को आनंद प्रदान करती हैं। बालक इन कहानियों को सुनते सुनते निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं। न जाने जब इस तथ्य को मैं पढ़ रहा हूं तो अपनी दादी को मैं याद कर रहा हूं। हमारी दादी काफी कहानी सुनाती थी और बहुत उसके पास शब्द भंडार थे और मैं कहानी सुनते सुनते सो जाता था। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो आज कई बार यूट्यूब में सुनते सुनते सो जाते हैं और कई लोगों की माताएं सुनाती भी होंगी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। बालिकाएं अपने भाई की सुख और समृद्धि के लिए पीड़िया का व्रत रखती हैं। ये भी पुरानी परंपरा रही। पीड़िया का व्रत रखा जाता था, रात भर उसको लोग अगोरते थे। अगोरना शब्द का प्रयोग किया जाता था क्रिया के रूप में यहाँ। और किस चीज के लिए? बहनें जो है अपने भाई की सुख और समृद्धि के लिए। धीरे धीरे परंपरा लुप्त हो रही है, लेकिन हो सकता है कि तमाम ऐसे विद्यार्थी, खासतौर से महिला विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ी होंगी जो पीड़िया व्रत को जरूर जानती होंगी। कार्तिक में भाद्र द्वितीया से लेकर अगहन की शुक्ल पक्ष की दूज तक पूरे 1 महीने तक नियमित रूप से पीड़िया की कथा रात्रि मतलब चलती रहती है। ठीक है, ये चीजें हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो रही हैं, लेकिन मुझे याद है कि मेरी बुआ इत्यादि इसको कभी कभी क्या मतलब हमेशा, अब उस तरीके के संबंध भी नहीं रहे। एक दूसरे के घर आने जाने को लेकर इतनी पाबंदियां हैं कि हमारे जो लोक में चीजें मौजूद हैं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इसको लेकर आपको रिसर्च करना है, न कि केवल आपको ऑब्जेक्टिव या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना है और फिर वही जल जंगल जमीन और अन्य लोगों के पर्सनल जीवन को लेकर आपको करना है। नहीं, आप रिसर्च भी कीजिए। नौकरी तो मिलेगी जब आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़ गए हैं और संघर्षशील प्लेटफॉर्म से जुड़े, नौकरी तो मिलना तय है। आपने लोक कथाओं के रूप में त्रिलोकीनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा जरूर सुनी होगी। लोक कथा के बाद हम बात करेंगे लोक नाट्य के ऊपर। नाटक में गीत, नृत्य और संगीत की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। जब आप नाटक देखते हैं तो उसमें गीत योजना भी है, जैसे आप प्रसाद के नाटक को देखेंगे। नृत्य योजना भी है, बीच बीच में नृत्य भी होता है और संगीत के माध्यम से वो नाटक आगे बढ़ता है। महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है कि नाट्य जन मन अनुरंजन का सर्वोत्कृष्ट साधन है। भोजपुरी प्रदेश में भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ विदेशिया बड़ा लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया ग्रंथ है वो क्या है? वो लोक नाट्य। ध्यान रखना, हमने लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा पर चर्चा की, ये क्या है? लोक नाट्य है, जिसमें प्रदेश में गए हुए पति का वर्णन है और उसके वियोग में उसकी स्त्री अनंत कष्टों का अनुभव करती है और अपने दुखों को लिपिबद्ध कर वह अपने परदेसी पिता के पति के पास भिजवाती है, जिसे पढ़कर वह घर लौट आता है। विदेशिया नाटक की यही कथा है कि एक महिला है जिसका पति परदेश चला गया है। उस जमाने में अगर कोई कलकत्ता या फिर रंगून इत्यादि चला जाता था तो विदेश माना जाता था। रंगून जाएगा तो विदेश हो ही जाएगा, लेकिन कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ भी जाता था तो लोग बोलते थे कि वो विदेश में रहते हैं, परदेसी हो गए। उस जमाने में इस तरीके से तो मोबाइल इत्यादि थी नहीं कि आप वीडियो कॉल करके बोल दें कि आप अपना अपडेट दीजिए या लाइव लोकेशन बताइए। उस जमाने में कुछ था तो लिपिबद्ध करके अपने भावों को प्रस्तुत करना, और जैसे ही
उस महिला के पति के पास ये संदेश पहुंचता है, जिसका कि मोह भंग हो चुका है, कई वर्षों से वो गांव नहीं आया हुआ है, वो वापस आता है। और इस नाटक को, इस लोक नाट्य को भिखारी ठाकुर जो थे स्वयं इसमें अभिनय किया करते थे, जिसे देखने के लिए हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती थी। 10-10 और 15-15 किलोमीटर से लोग पैदल चलकर विदेशिया नाटक देखने के लिए आया करते थे। जनता दर्शकों की उमड़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों और पुलिस का प्रबंध करना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि विदेशिया का प्रभाव खासतौर से पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना जबरदस्त रहा कि पुलिस का प्रबंध भी करना पड़ता था भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आजकल इस तरीके की रचनाएं आपको कम दिखाई पड़ती हैं। आजकल पुलिस, जब आप मेले इत्यादि में जाते हैं तो वहां पर दिखाई देती। तो भिखारी ठाकुर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि न सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने नाटकों में अभिनय किया करते थे, बल्कि भिखारी ठाकुर भी अभिनय किया करते थे। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नाटक इत्यादि लिखता है, उसको मालूम है कि किस कैरेक्टर को कैसे प्रस्तुत करना है, तो इसमें खुद लेखक भी शामिल हो जाते हैं। और विदेशिया जो है यह लोक नाट्य बड़ा ही लोकप्रिय सिद्ध हुआ। इसके अलावा आप गुजरात में गरबा नामक लोक नृत्य सुने होंगे, जो कि प्रसिद्ध है, जिसमें गीत और संगीत दोनों का सुंदर सामंजस्य पाया जाता है। गरबा लोक नृत्य आपने देखा होगा और डांस भी करते हैं लोग, काफी फेमस है, ज्यादा नहीं बताना है इसमें। गुजराती लोक साहित्य के आचार्य श्री झवेर चंद मेघाड़ी ने इस लोक नृत्य को गीत संगीत नृत्य की त्रिवेणी भी कहा है। ठीक है, मालवा में माच नामक लोक नृत्य प्रसिद्ध है, जिसका अभिनय देखने के लिए जनता की बड़ी भीड़ एकत्र हुआ करती है। तो मालवा जो क्षेत्र है, वहां पर माच नामक लोक नृत्य भी प्रसिद्ध रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बड़ी कोशिश की है कि आपको हर एक तथ्य से परिचित कराया जाए। अंत में हम बातचीत करेंगे लोक सुभाषित, यानी कि ग्रामीण जनता अपने दैनिक व्यवहार में सैकड़ों मुहावरों, कहावतों, पहेलियों, सूक्तियों और सुभाषितों का प्रयोग करती है। ये क्या कहलाती है? लोक सुभाषित। हमारी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का चित्रण इन लोक सुभाषितों में उपलब्ध होता है। कुछ ऐसी भी सूक्तियां उक्तियां उपलब्ध होती हैं जिनमें नीति के वचन कहे गए। घाघ भड्ढरी के उक्तियों में ऋतु विज्ञान की बहुमूल्य सामग्री पाई जाती है। इसको भरथरी भी बोला जाता है, लेकिन किताब में भड्ढरी ही लिखा हुआ है। तो घाघ को तो बिल्कुल आप जानते हैं, कई लोग बोलते हैं बहुत घाघ, तो ये घाघ कवि का नाम है। यहाँ पर खेती और वर्षा के संबंध में घाघ की जो उक्तियां प्रसिद्ध हैं, उनमें स्वानुभूति की मात्रा अत्यधिक है, यानी कि जो उन्होंने महसूस किया है उसी को प्रस्तुत किया है। पशुओं की पहचान भी घाघ को अच्छी थी। उन्होंने अच्छे या बुरे पशुओं की जो पहचान बतलाई है वह बिल्कुल ठीक है। तो खेती और वर्षा के दृष्टिकोण से घाघ की उक्तियां क्या है, बहुत फेमस रही हैं। और तमाम जो लोक से चीजें जुड़ी हुई हैं सुभाषितों में हैं, उनको लेकर घाघ ने अच्छी अच्छी नीतिपरक बातों को कहा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बैठक में हमने लोक साहित्य के पाठ्यक्रम को पूरा कवर कर लिया है। कुछ और अगर उसमें चीजें होंगी तो हम अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा कि मैंने इस किताब को पूरा यहाँ पर देखिए पढ़ा, 4-5 अध्याय हमने इसको पढ़ा है और खुद इसको हमने यहाँ पर एक प्रतियोगी विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बनाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से अपने विद्यार्थियों को मटेरियल दिया जाए कि यहाँ से अधिक क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए और विद्यार्थी पढ़कर जाएं तो पेपर प्रश्न पत्र को या फिर प्रश्न को देखते ही वो प्रसन्नचित हो जाएं कि हमने जो भी अपने वक्त को दिया है वो एक अच्छे टीचर्स के संगत में दिया और उन्होंने सटीक हमें मार्गदर्शन दिया या फिर पढ़ाया। तो आप सभी के कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।